हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। अब बारी है बड़े टॉपिक्स की, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं और बच्चों को बड़ी समस्या होती है। तो हम जो यहाँ बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, वो बात करने वाले हैं राजनीति के बारे। मध्य प्रदेश की राजनीति यानी राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक इस टाइप से है। क्या राज्यपाल होते हैं, क्या मुख्यमंत्री की यहाँ पर ज़रूरत है, और उनका जो विधानसभा है कैसे वो काम करती है, सारी चीज़ों को हम यहाँ मध्य प्रदेश की से देखने वाले हैं। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा। हो सकता है कि इसको दो भागों में हमें डिवाइड करना पड़े, दो भागों में पढ़ना पड़े, क्योंकि लंबा हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हमें यहाँ पे कवर करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो अंत तक देखना है, ताकि सारे के सारे आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। दोस्तों में शेयर कर देना है ताकि उनका भी भला हो जाए। आखिर दोस्त होते किस लिए, है ना। और चैनल सब्सक्राइब करना तो भूलना नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी तैयारी मध्य प्रदेश की यहीं से होने वाली है। तो चले स्टार्ट करेंगे। राजनीतिक व्यवस्था बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। ये आप देख पा रहे होंगे, ये भैया हमारा विधानसभा भवन है मध्य प्रदेश का। जो नया विधानसभा भवन है ना, पुराना वाला मिंटो हॉल जो है, अब वो कन्वेंशनल सेंटर में तब्दील हो चुका है। ठीक है भाई, चले तो स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए मध्य प्रदेश। अब ये मध्य प्रदेश जो है, ये 1947 की बात है। 1947 जब हम आजाद हो गए थे, उस समय क्या स्थिति थी मध्य प्रदेश की, ये था, है ना। अभी तो फिलहाल मध्य प्रदेश थोड़ा सा बचा, ये स्थिति है, ये अभी महाराष्ट्र में चला गया है। ये छत्तीसगढ़ अलग ही स्टेट बन गया है ना। ये पोर्शन है जो अभी हमारे मध्य प्रदेश का है। तो कैसे क्या चेंजेस आए, क्या हुआ, उसके बारे में हमें बात करनी है। सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं आपको कि जब आजादी से पहले अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, और पूरे भारत पर उन्होंने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के हिसाब से राज्यों को डिवाइड किया था। और राज्यों की चार श्रेणियां हुआ कर रही थी, ए बी सी डी, यानी स्टेट जो हुआ कर रही थी यहाँ पे पूरे भारत में, उनके चार प्रकार हुआ कर रहे थे। स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी, स्टेट डी। हालांकि डी स्टेट में केवल एकमात्र स्टेट थी जो थी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो अभी यूटी है हमारा। ठीक है, उसके अलावा ये तीन श्रेणियां जो राज्यों की हुआ करती थी, इनमें ही सारे राज्य बटे हुए थे। ए जो स्टेट हुआ कर रही थी, ए स्टेट हुआ कर रही थी, उस समय के प्रशासनिक जो प्रांत हुआ कर रहे थे, अंग्रेजों के हाथ में पूर्णता थे, जो उनमें शासन चला रहे थे, तो वो स्टेट ए स्टेट कहलाई यहाँ पे। ठीक है, हमारे समय आजादी के पहले तक, जब तक डिवाइड नहीं हुआ था भारत, 17 प्रांत हुआ करता था, है ना। फिर आजादी के बाद पाकिस्तान और भारत में हमें उन प्रांतों को बांटना पड़ा, जिसमें 11 पूरे प्रांत भारत को, 3 पूरे प्रांत पाकिस्तान को। 3 जो बचे प्रांत थे वो आधे आधे दोनों को बटे थे। ठीक है, सो ए स्टेट हो गई। बी स्टेट थी जो बड़ी बड़ी रियासतें हुआ कर रही थी, राज्य रजवाड़े हुआ कर रहे थे, जहां रेजिडेंट रखे जाते थे अंग्रेज। ठीक है, सो वो आपकी बी स्टेट हो गई। और सी स्टेट थी छोटी छोटी रियासतों को मिला के एक स्टेट टाइप का बना देना, तो वो सी स्टेट हुआ कर रही थी। मध्य प्रदेश में तीनों आपको स्टेट्स मिल जाएंगी उस समय की। ये ए स्टेट है पूरी, सीपीएन बरार इसको कहा जाता है। ठीक है, ये बी स्टेट है, ग्वालियर और सिंधिया वाला, जो यहाँ पर सिंधिया हो गए और होलकर हो गए, ये मध्य भारत कहलाता था, बी स्टेट थी। और सी स्टेट की बात करें तो भोपाल भी सी स्टेट में आती थी, और ये बघेलखंड वाला जो इलाका है, विंध्य प्रदेश जिसको कहा जा रहा था, वो सी स्टेट। ठीक है भाई, तो ये पूरी चीजें हैं प्रशासनिक दृष्टि से, हम इस पर डिस्कस करेंगे। और अच्छे से देख लो उस समय का, ये विंध्य प्रदेश है, ये सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार जिसको कहा जा रहा है ना, सीपीएन बरार। ये मध्य भारत है, ये बी स्टेट है, ये स्टेट बी है, स्टेट बी, है ना। यहाँ पर ग्वालियर और इंदौर दो राजधानियां हुआ करती थी। ये पूरी की पूरी स्टेट ए है। क्या है भैया? ये स्टेट ए है, इसकी राजधानी नागपुर हुआ कर रही थी। ठीक है, ये विंध्य प्रदेश है, भोपाल है, ये सी स्टेट है, ये सी स्टेट है, ये सी स्टेट। ठीक है, ये इसी के साथ मिला दिया गया था सीपीएन बरार आजादी के बाद, है ना। बघेलखंड छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन ए स्टेट में आ गया था। तो चलो और अच्छे से इसको देखें। ये देखो, सिंधिया प्रांत, सिंधिया रियासत, होलकर रियासत, इन दोनों को मिला के पवार रियासत भी थी देवास में। ठीक है, इसको मध्य भारत प्रांत बोला गया। ये सीपीएन बरार है, इसमें महाकौशल आता था, विदर्भ नागपुर आता था। ठीक है, भोपाल स्टेट अलग थी, और बघेलखंड और बुंदेलखंड को मिला के विंध्य प्रदेश बोला। ये छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन है पूरा का पूरा, जिसको हमने सीपी बरार में शामिल किया हुआ। तो चलिए स्टार्ट करें इसके बारे में। सबसे पहले सेंट्रल प्रोविंस 1861 में सीपी यानी सेंट्रल प्रोविंस नाम का एक प्रांत का गठन किया गया अंग्रेजों के द्वारा 2 नवंबर को। ठीक है, फिर बाद में 1936 में बरार प्रांत भी बना दिया गया। क्या बना दिया गया? बरार प्रांत। बरार अभी फिलहाल महाराष्ट्र में, बरार विदर्भ, है ना।
ठीक है। सो ये बरार प्रांत बना दिया गया, इन दोनों को इकट्ठा करके मध्य भारत में, मध्य प्रदेश में मिला दिया गया, है ना। मध्य भारत के मुख्यमंत्री जो है लीलाधर जोशी हुआ कर रहे थे आजादी के समय, और राज्यपाल महोदय जो थे वो तखतमल जैन हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? तखतमल जैन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि भैया मध्य भारत के राज्यपाल कौन हुआ करते थे, पहले राज्यपाल या पहले मुख्यमंत्री? लीलाधर जोशी जी। 1948 मतलब मार्च की बात चल रही है, हम आजाद हो चुके हैं। तो तब बघेलखंड और बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र, बुंदेलखंड में आपने देखा होगा ये वाला जो क्षेत्र है आपका, यहाँ पे निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना वाला, दतिया वाला, ये बुंदेलखंड क्षेत्र कहलाता है। बघेलखंड क्षेत्र आगे का है, सतना, रीवा, सिंगरौली वाला, ये बघेलखंड का क्षेत्र कहलाता है। इसको मिला के क्या कर दिया, विंध्य प्रदेश का गठन किया 1948, ठीक है, विंध्य प्रदेश, ठीक है। और इसको क्या कर दिया कि भाई मध्य प्रदेश के अंदर मिला दिया गया, आज के मध्य प्रदेश। देश में मध्य में है मध्य प्रदेश, बिल्कुल देश के मध्य में है, ऑब्वियस सी बात है। इसीलिए इसको हम हृदय प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हृदय प्रदेश। हृदय बिल्कुल बीचों बीच होता है, पूरा धड़कता है और जीवन रेखा बताता है। तो वैसे ही मध्य प्रदेश की स्थिति है पूरे देश में, हृदय प्रदेश इसको कहा जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश मध्य में होने के कारण जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले प्रधानमंत्री महोदय रहे हैं, इन्होंने मध्य प्रदेश नाम इसका रखा था। नामकरण करते हैं ना, बच्चा हो जाता है उसके बाद, ऐसे ही भैया मध्य प्रदेश नाम किसने कराया? जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको अपने इस प्रदेश को दिया है। मध्य प्रदेश ब्रिटिश काल में, इसको ब्रिटिश काल में जब आजादी नहीं थी तब क्या कहते थे? इसको सेंट्रल प्रोविंस और बरार के नाम से जाना जाता था। क्या नाम से? सेंट्रल प्रोविंस और बरार, सीपी एंड बरार भी इसको कहा जाता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? स्वतंत्रता के बाद हमने बात करी है कि राज्य 3 श्रेणियां थी, इसको बाद में 1956 में हटा दिया गया था, है ना। चलिए, तो 3 स्टेट्स थी, मतलब 4 थी, जिसमें एक तो बिल्कुल अलग ही थी, अंडमान निकोबार, बाकी 3 जो है ए बी सी, इसमें बांटा गया था मध्य प्रदेश को। ठीक है, तो भैया सेंट्रल प्रोविंस और बरार में छत्तीसगढ़ और बघेलखंड, छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन, बघेलखंड वाला पोर्शन, इसको भी मिला दिया और इसको क्या बोल दिया? कौन सी स्टेट बोल दी? पार्ट ए की स्टेट बोल दी। ठीक है, पार्ट बी की स्टेट की बात करें तो पश्चिमी रियासतें जो थी, चाहे वो होलकर रियासत हो या सिंधिया रियासत हो, पवार रियासत हो, इनको मिला के पार्ट बी का नाम दे दिया। क्या कर दिया? पार्ट बी स्टेट का नाम दे दिया, ये बी स्टेट। ठीक है, इसका नाम क्या कर दिया? मध्य भारत कर दिया। उत्तर की जो रियासतें थी उनको मिलाया, उत्तर की रियासतों को मिलाया, जैसे यहां पर बुंदेलखंड वगैरह जो है, विंध्य प्रदेश इसको बोला। इसके अलावा भोपाल अलग से था स्टेट, तो उनको पार्ट सी की स्टेट बोल दिया गया। क्या बोल दिया? पार्ट सी की स्टेट बोल दिया गया। भोपाल भी पार्ट सी में स्टेट हुआ करता था। इसको क्योंकि राजधानी बनाना है ना, तो इसलिए अलग से बिल्कुल भोपाल को बार बार बताया जा रहा है। चलिए देख ले, पुराने समय में यानी 1947 या 1956 से पहले की हम बात कर रहे हैं, 1956 में जब तक पुनर्गठन नहीं हो पाया मध्य प्रदेश का, उससे पहले तक क्या स्थिति थी? ये थी, 3 स्टेट थी। जो स्टेट ए थी यानी सीपी एंड बरार, जिसको हम बोल रहे हैं सीपी एंड बरार, ठीक है, सीपी एंड बरार जो है उसकी राजधानी क्या हो रही थी? नागपुर हुआ कर रही थी, जो अब महाराष्ट्र में शामिल हो गया है। ठीक है, स्टेट बी जो थी मध्य भारत, जिसको हम कह रहे हैं मध्य भारत, ठीक है, उस मध्य भारत को 2 राजधानियों में बांटा गया था, एक तो नागपुर और इंदौर। ठीक है, क्या क्या? नागपुर और इंदौर। यहां पर शीतकालीन राजधानी ग्वालियर थी और ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर हुआ कर रही थी। स्टेट सी की राजधानी रीवा हुआ कर रही थी, जिसको हमने विंध्य प्रदेश बोला है, बुंदेलखंड बघेलखंड को मिला के। ठीक है, सो उसको, उसकी राजधानी रीवा हुआ कर रही थी, याद रखिएगा। और भोपाल की राजधानी तो भोपाल थी। महाकौशल क्षेत्र जबलपुर को कहा जाता है, उसकी राजधानी जबलपुर हुआ कर रही थी। फिर राज्य पुनर्गठन आयोग आया 1953। क्या आया? 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग आया। यही वो पुनर्गठन आयोग है जिसके कारण पूरे भारत में राज्यों के परिप्रेक्ष्य को ही चेंज कर दिया गया, पुनर्गठित कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि ये पहला हो, इससे पहले भी आजादी के बाद 1948 में पहली बार, 1948 में पहली बार पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। लेकिन ये केवल एक राज्य के लिए बनाया गया था, साउथ में जो आंध्र प्रदेश था उसके लिए ये चीज बनाई गई थी। ठीक है, लेकिन यहां इन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, जरूरी नहीं है। फिर इसी के बाद एक और आयोग आया 1948 के, देखो ये आया था भैया जून में, जून 1948 में। ठीक है, फिर इसके बाद दिसंबर में जब इन्होंने रिपोर्ट पेश करी तो फिर हंगामे होने लगे, तो हंगामे के बाद 1948 में दिसंबर में एक और कमीशन बनाया गया राज्यों को पुनर्गठित करने के लिए, लेकिन इनकी भी सेम राय रही जैसी पुरानी थी। तो कुछ समय बाद फिर 1953 में क्या हुआ? आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। अलग अलग कहानी थी, मैंने पार्ट 1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का डाला है, जिसमें पूरे राज्यों के पुनर्गठन के बारे में हमने चर्चा करी है, कैसे कैसे 28 राज्य बने।
ठीक है। सो एक बार वो वीडियो जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में संविधान वाले में पड़ा है, भारतीय संविधान में, उसमें आपको पूरी जानकारी इन सारी चीज़ों की हो जाएगी। अभी हम यहाँ डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर भैया इसके बाद जैसे ही आंध्र प्रदेश पहला राज्य पुनर्गठित हुआ भाषा के तौर पे, तो 1953 में पूरे राज्यों ने बोल दिया कि हमें भी नए राज्य बनाइए, हमारा भी पुनर्गठन करिए। इसके कारण राज्य पुनर्गठन आयोग बनाना पड़ा, जिसको फजल अली आयोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फजल अली आयोग। फजल अली साहब जस्टिस हुआ करते थे और इनकी अध्यक्षता में ये आयोग बना था, इसीलिए इसको फजल अली आयोग भी कहा जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग भी इसी का 1953 में ये बनाया गया इनकी अध्यक्षता में। और फिर भैया इन्होंने 2 साल तक सारे के सारे भारत का ब्यौरा देखा, घूमा फिरा, उसके बारे में तथ्य इकट्ठे करे और फिर जाके अपनी रिपोर्ट पेश करी 1955 में। तब जाकर उन्होंने बोला कि हाँ भैया जरूरत तो है राज्यों को पुनर्गठित करने की, और इनकी मांग मानी गई। संसद में फिर भैया वो बिल पेश किया गया और उसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया और 1 नवंबर 1956 को पूरे भारत को 14 अलग राज्यों में बांट दिया गया। 14 अलग राज्य एबीसी पार्ट हटा दिए गए और भाई साहब राज्यों को पुनर्गठित भाषा के आधार पर किया गया, प्रशासनिक इकाइयों के आधार पर किया गया। समझ पा रहे हैं? सो यही वो चीज है। जब भी क्या हुआ भाई साहब, मध्य प्रदेश का भी गठन हुआ है ना। सो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, फजल अली है, फैजल नहीं है, फजल अली आयोग की अध्यक्षता में इनकी सिफारिशों के आधार पर राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर दिए गए। हर राज्य की सीमाओं में परिवर्तन किए। हम मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य से पढ़ रहे हैं तो हम मध्य प्रदेश की अभी बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में क्या हुआ कि जो मराठी भाषी जिले हुआ कर रहे थे, 8 जिले थे, है ना, जो साउथ में थे, जिनको अभी महाराष्ट्र में हमने मिला दिया, जैसे बुल्डाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा। ठीक है भैया, ये 8 जिले हैं। इन 8 जिलों में चूंकि मराठी भाषा बोली जाती थी, क्या बोली जाती थी? मराठी भाषा बोली जाती थी। तो तत्कालीन उस समय बंबई राज्य चलता था, मुंबई राज्य चलता था, है ना। अभी तो महाराष्ट्र नाम हो गया, महाराष्ट्र नाम इसका बाद में होगा, ठीक है। तो भैया इसको बंबई राज्य में मिला दिया इन 8 जिलों को, ठीक है। तो भैया नागपुर उस समय हमारी राजधानी हुआ करती थी, उसको भी कहाँ मिला दिया? महाराष्ट्र में मिला दिया। तो अब तो राजधानी नहीं बनानी पड़ेगी, है कि नहीं भैया? हाँ, तो इसको भोपाल शिफ्ट किया जाएगा। अभी मंदसौर जिले की बात करें, मंदसौर जिला जो हमारा ये है, मंदसौर जिला, इससे अलग नीमच भी बनाया गया है। तो मंदसौर जिले में भानपुर, भानपुरा अलग अलग बोल देते हैं लोग, भानपुरा तहसील है। उस तहसील में एक गांव था सुनील टप्पा। क्या नाम है? सुनील टप्पा इसका नाम था। सुनील टप्पा भी बोल देते हैं, सुनील टप्पा भी बोल देते हैं। तो ये गांव जो है ये कहाँ मिला दिया गया? इसके पास में राजस्थान की लगती है। सो राजस्थान को ये गांव दे दिया गया। लेकिन राजस्थान से भी हमने एक गांव ले लिया जो अभी तहसील है, ठीक है भैया, जो विदिशा जिले में सिरोंज तहसील है। तो वो सिरोंज तहसील हमने ले ली। ये देखो, कोटा जिले में वो तहसील पड़ती थी राजस्थान के, जिसका नाम है सिरोंज। क्या नाम है? सिरोंज। तो सिरोंज जो है कोटा से हटा के हमने क्या करा? मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में उसको मिला लिया, ठीक है। बाकी सेम टू सेम पार्ट बी का हिस्सा जो था वो वैसा ही रहा, मध्य प्रदेश में तो शामिल कर लिया गया। तो बस ये इस प्रकार से पूरा क्या हुआ? मध्य प्रदेश बन गया। अभी सी स्टेट जो है, सी स्टेट जो है विंध्य प्रदेश, इसमें बुंदेलखंड और बघेलखंड है, इसका पूरा भाग मध्य प्रदेश में मिलाया गया, बिल्कुल मिलाया जाएगा। भोपाल जो पार्ट सी राज्य था उसको भी अभी तो नहीं, थोड़े समय बाद, मतलब तब तक तो मिला लिया गया था 1949 में, जून 1949 में, है ना, 1 जून 1949। इस समय ये भोपाल जो है मध्य प्रदेश का या भारत का अभिन्न अंग हो चुका था। तो इसको भी, भोपाल को क्या कर दिया गया? मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। तो इस प्रकार से नवीन मध्य प्रदेश की राजधानी किसको बना दिया? भोपाल को बना दिया गया। क्या बना दिया? भोपाल को राजधानी बना दिया गया। जो पहले भोपाल जो था वो सीहोर जिले में मिलाया गया था। सीहोर जिले में तहसील हुआ कर रही थी भोपाल, उसको अभी हमने मध्य प्रदेश की राजधानी बना दिया। क्यों? क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच स्थिति पड़ रही थी उस समय, है ना। तो बस राजधानी बन गई और अभी तक राजधानी है। अच्छा, उस समय जब हमने 1956 में मध्य प्रदेश का गठन किया तो भाई साहब हमारे पास टोटल कितने जिले थे? 43 जिले हुआ करते थे। कितने? 43। ये क्वेश्चन 50 बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में और आगे भी पूछा जाएगा मध्य प्रदेश के एग्जाम्स में कि भैया पुनर्गठन के समय, पुनर्गठन की बात कर रहे हैं, यानी हम बात कर रहे हैं 1 नवंबर 1956 की। कब की बात कर रहे हैं? 1 नवंबर 1956 की। तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में कितने जिले हुआ करते थे? तो कितने जिले हुआ करते थे? 43 जिले हुआ करते थे, 43 जिले हुआ करते थे। इन वर्तमान में अगर हम बात करें तो आज हमारे पास 52 जिले हो गए, है ना। कैसे हुए, क्या हुआ, तो अपन देखते। अब भैया सबसे पहले 56 के बाद आती है बात 72 की। कब की बात आती? 72 की। तो 1972 में
26 नवंबर के दिन, कब? 26 नवंबर 1972 दो जिले बना दिए गए। अभी तक भैया सीहोर की तहसील हो रहा था भोपाल, उसको जिला बना दिया गया 1972 में। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भोपाल को जिला कब बनाया गया। तो 1972 में 26 नवंबर को भोपाल को जिला बनाया गया। ये तो भोपाल मध्य प्रदेश की बात है। राजनांदगांव जो अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ में है, कहां है? छत्तीसगढ़ में, इसको भी जिला बनाया गया था। तो दो जिले बनाए गए 1972 में। 43 जिले थे, दो और बढ़ा दिए, 45 जिले हो गए। कोई दिक्कत कहीं भी किसी को भी? बहुत बढ़िया। इसके बाद कुछ समय तक माहौल ठीक रहा, फिर भी 10-11 साल बाद एक और जिला पुनर्गठन आयोग आया, जिनके अध्यक्ष थे दुबे साहब, बीपी दुबे इनको कहा जाता है। बीपी दुबे साहब की अध्यक्षता में एक जिला को पुनर्गठित करने के लिए आयोग लाया गया। कब लाया गया? 1983 में। 1983 से यह आयोग निरंतर कार्य करता रहा, देखता रहा कि कहां कैसे क्या जिले बनाए जा सकते हैं। और उसके बाद इन्होंने अपना जो रिपोर्ट है या जिले बनाने की पेश करी मांग, वो 1998 में इन्होंने रिपोर्ट के द्वारा 10 नए जिले बनाने की बात करी। कितने? 10 नए जिले। तो 10 नए जिले बनाए गए थे। 10 नए जिले बनाए तो 45 से 55 हो जाएंगे। अभी फिलहाल मध्य प्रदेश में 4 जिले ही हैं। 10 में से 4 जिले हैं, बाकी 6 जिले अभी कहां हैं? कहां हैं? छत्तीसगढ़ में चले गए हैं। हाँ, छत्तीसगढ़ में चले गए। ठीक है, तो 10 जिले बनाए गए टोटल। तो यहां 45 हो गए थे, 45 से 10 और जोड़ दिए तो 55 हो गए। तो टोटल 55 जिले अभी अपने पास है। अभी कब की बात चल रही है? 1998 की। 2000 में छत्तीसगढ़ अलग होगा, है ना? अभी तो ये 4 जिले जो अभी मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। चलो, तो सबसे पहली चीज है बड़वानी। बड़वानी डिस्ट्रिक्ट कहां है? ये आप देख पा रहे होंगे, ये बड़वानी है। कहां? ये बड़वानी, जो खरगोन से अलग होकर बनाया गया था। ठीक है, कब? 1998 में। 1998 में बड़वानी बनाया गया था खरगोन से अलग करके, जिसको पश्चिमी निमाड़ कहा जाता है। ठीक है, श्योपुर, क्या नाम है? श्योपुर, जो मुरैना से अलग करके बनाया गया था। ये है श्योपुर, 1998 में इसको बनाया गया था। ये मुरैना है, इससे अलग करके। ठीक है भाई। डिंडोरी, क्या नाम है? डिंडोरी, डिंडोरी मंडला से अलग करके बनाया गया था। ये है डिंडोरी, 1998 में इसको बनाया गया था मंडला से अलग। ये मंडला। ठीक है, और चौथा है आपका कटनी। क्या है भैया? कटनी, जो जबलपुर से अलग करके बनाया गया था। तो कटनी आप देखेंगे तो यहां ये डिंडोरी है, ये यहां पे आपका कटनी हो जाएगा। ये है कटनी, 99। ठीक है, ये जबलपुर है, तो जबलपुर से अलग करके कटनी बना दिया गया। तो 4 जिले जो है 1998 में, 10 में से अभी मध्य प्रदेश में शामिल है, बाकी 6 छत्तीसगढ़ में। तो क्या ही करना उसका। ठीक है, फिर उसके बाद जब 10 जिले बनाए गए तो कुछ और जिलों की मांग आ गई कि भैया हमें भी जिला बनाया जाए। ये तो गलत किया आपने। ठीक है, तो 1998 में ही 30 जून के दिन सिंहदेव समिति जो बनाई गई थी, उनकी अनुशंसा पर 6 और जिले बनाए गए। क्या? 6 और जिले। 1998 की ही बात है। देखो, वो भी 1998 में ही बने गए। वो 10 जिले भी 1998 में ही बनाए गए हैं। ये मई में बनाए गए, 25 मई को। कब बनाए गए? 25 मई को। तो भैया लोग बाग या जिलों ने और मांग कर दी, तो फिर यहां जून में, मई के बाद जून की बात आ गई, एक महीने। तो 30 जून 1998 को क्या हुआ कि इनने अनुशंसा करी और जुलाई में बनाए जाएंगे क्या? जिले। जुलाई में जिले बनाए जाए। ठीक है, सो भैया 6 नए जो जिले हैं, 16 जिले हो गए। मतलब 55 तो थे और 6 और जोड़ दो, तो 55 जिले हो गए थे, 6 और जोड़ दिए तो 61 जिले हो गए। कितने जिले हो गए टोटल? 61 जिले हो गए मध्य प्रदेश में। कब की बात है ये? जुलाई 1998 की। कब की? जुलाई 1998 में 6 और जिले बनाए गए। तो टोटल हो गए जुलाई 1998 में 6 और मिला के 61 जिले मध्य। ठीक है भाई साहब, इसमें से 6 में से 3 जिले अभी फिलहाल मध्य प्रदेश में, 3 अभी छत्तीसगढ़ में चले गए। 6 में से तो 3 कौन कौन से हैं? तो एक देखें भैया, हरदा। क्या नाम है? हरदा। हरदा जो है ये होशंगाबाद से अलग करके बनाया गया। ये है हरदा, 1998 होशंगाबाद से अलग करके। ठीक है, इसके अलावा फिर यहां पे उमरिया। क्या भैया? कमरिया नहीं, उमरिया, है ना? उमरिया शहडोल से अलग करके बनाया गया। ये शहडोल है, ये यहां पे उमरिया है। क्या है भैया? उमरिया, जो शहडोल से अलग करके 1998। और तीसरा हो गया नीमच, जो मंदसौर से अलग करके बनाया गया। ये है नीमच आपका, जो कि मंदसौर से अलग करके बनाया गया। ठीक है, तो 3 जिले ये हो गए, 4 वो 7 जिले हो गए। टोटल 61 जिले हो गए अभी फिलहाल, है ना? 7 जिले हमारे पास हैं मध्य प्रदेश में, और बाकी के 9 जिले कहां पहुंच गए हैं? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए, तो ये 1998 की बात है। 1998 के बाद आया वो दिन, कौन सा दिन?
जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दो अलग अलग राज्य बनाए जाने थे। तो जी हाँ, 1 नवंबर 2000 को, ये 31 अक्टूबर 2000 लिखा है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को अलग होने की बात कर दी गई, इसको अनुशंसा कर दी और इसको माना एक, कब गया, 1 नवंबर को। ठीक है, सो 16 नए जिलों के साथ, क्या भैया, 16 जिले नए बनाने के साथ साथ क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य बना दिया गया, 16 जिले अलग करके। ठीक है भैया, टोटल हमारे पास कितने जिले थे, 61 जिले थे। देख लो, काउंट कर लो, एक बार समझ लो चीजों को। 1956 जब पुनर्गठन हुआ मध्य प्रदेश का, 43 जिले। 1972 में पहली बार 2 नए जिले बनाए गए। ठीक है, फिर इसके बाद 1998 की बारी आई तो एक बार 10 जिले बने, फिर इसी 1998 में 6 जिले और बनाए। ठीक है, तो ये टोटल जो है यहां पर 61 जिले हो जाते हैं। कब की बात है ये, जुलाई 1998 की। अब वो दिन आया जिसे हम पुनर्गठन दिवस कहते हैं, 1 नवंबर 2000। इसमें से 61 जिलों में से 16 जिले किसको दे दिए गए, छत्तीसगढ़ को दे दिए गए। तो 16 जिले छत्तीसगढ़ को दे दिए, तो बचेंगे कितने, 45 जिले। 45 जिले किसके पास हैं, एमपी के पास हैं। ठीक है, कब की बात है ये 1 नवंबर 2000 की बात है। ठीक है भैया, याद रखना है, मध्य प्रदेश में 45 जिले, छत्तीसगढ़ में 16 जिले। कितने जिले, 16 जिले। कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी, बहुत बढ़िया। तो 45 जिले, शुरुआत में कितने थे, 43 जिले, पुनर्गठन के बाद कितने बचे, 45 जिले। अभी 2022 चल रहा है, तो भैया यहां तक अभी मध्य प्रदेश में 52 जिले हो गए, यानी 45 से 52 कैसे हुए, कितने जिले और बनाने, 7 नए जिले अभी बने इन 20-22 साल, है ना। कौन कौन से बने, क्या बने, चलिए देख लेते हैं। तो 2000 के बाद 2003 आया, क्या आया भैया, 2003। और 2003 में 3 जिले मध्य प्रदेश में नए बनाए। कौन से, 3 जिले। कौन कौन से हो गए यहाँ पे, बुरहानपुर, बुरहानपुर खंडवा से अलग करके बनाया गया। ये भैया बुरहानपुर है और ये खंडवा, पूर्वी निमाड़ भी कहलाता है। इसको 2003 में नया जिला बनाया गया, खंडवा से अलग करके। ये दक्षिणी हमारा पॉइंट है मध्य प्रदेश का, दक्षिणतम बिंदु क्या है, बुरहानपुर कहलाता है। ठीक है, दक्षिण का प्रवेश द्वार भी बुरहानपुर ही कहलाता है। अनूपपुर क्या भैया, अनूपपुर, ये शहडोल से अलग करके बनाया गया। तो ये अनूपपुर है, ये देखेंगे आप, ये अनूपपुर है, 2003 में इसको बनाया गया शहडोल से। ठीक है, इसके अलावा अशोकनगर, क्या है भैया, अशोकनगर। तो आप देखोगे ये अशोकनगर, ये है 2000, ये गुना से अलग करके बनाया गया। ठीक है, तो ये 3 नए जिले बना दिए गए। 45 से अभी बने ये 46वें नंबर का बुरहानपुर, 43वें नंबर का आपका अनूपपुर, 48वें नंबर का आपका अशोकनगर, ये जिला बना। ठीक है, 2003 के बाद 2008 की बारी आती है। 2008 2 नए जिले बनाए जाए। कौन कौन से, अलीराजपुर और सिंगरौली। तो भैया अलीराजपुर ये है ना, ये देख पा रहे होंगे, ये अलीराजपुर है, ये 2008 में बनाया गया। किससे अलग करके बनाया गया, अलीराजपुर झाबुआ से अलग करके बनाया गया। 49वें नंबर का जिला है मध्य प्रदेश का अलीराजपुर, 2008 में बनाया। इसके अलावा सिंगरौली, ये आप देख पा रहे होंगे, ये सिंगरौली है, ये 2008 में बनाया गया। किससे, सीधी से अलग करके 2008 में 50वें नंबर का जिला हो जाता है। कौन, सिंगरौली। ये मध्य प्रदेश का पश्चिमतम, सॉरी पूर्वी पूर्वी बिंदु है ना, पूर्वी बिंदु है सिंगरौली, और यहीं से आईएसटी भी गुजरती है। ठीक है, ये जो अलीराजपुर बना है, ये हमारा पश्चिमतम बिंदु है मध्य प्रदेश का, जो कि झाबुआ से अलग होकर बना है। इसका गुजरात और महाराष्ट्र दोनों जिलों से लगती है, दोनों राज्यों से लगती है। ठीक है, चलिए ये 2 नए जिले और बन गए, 50 जिले हो गए। फिर इसके बाद 2013 की बारी आई। 2013 में एक जिला बनाया गया, कौन सा, अगर मालवा। अगर मालवा शाजापुर से अलग करके बनाया गया था। ये है यहां पर अगर मालवा, शाजापुर से अलग करके 2013 में बनाया गया। 51वें नंबर का ये जिला हो जाता है। और आखिरी जिला जो है वो बना है 1 अक्टूबर 2018 को। कब, 1 अक्टूबर 2018। ये टीकमगढ़ जिला था, इससे अलग करके निवाड़ी यहां पर 52वें नंबर का जिला बना दिया गया। और भैया ये सागर संभाग के अंतर्गत आता है और यह प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, चाहे जनसंख्या की बात करें, चाहे
क्षेत्रफल की बात करें तो अभी तक सबसे छोटा जिला जो है निवाड़ी है मध्य प्रदेश, सबसे नया जिला भी वही है। ठीक है, तो ये 52 जिले बन गए मध्य प्रदेश के। कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी समझ में आई? अब हम मध्य प्रदेश की बात करें संभागों की, तो मध्य प्रदेश में टोटल डिवीजन जो हैं कितने हैं? 10 हैं, 10 संभाग। और जिले कितने हैं? 52 जिले हैं मध्य प्रदेश में अभी फिलहाल वर्तमान में। ठीक है, 3 और जिले हैं जो बनने हैं, जिनको बनाने के लिए बोल दिया गया है, इन फ्यूचर वो बनाए जाएंगे। संभाग और उनके जिलों की बात करें कि किस संभाग में कितने जिले हैं, जैसे 10 संभाग हैं उनमें टोटल 52 जिले हैं, किसमें कितने हैं? अब चंबल संभाग जो है, चंबल संभाग ये वाला संभाग, ठीक है, इस संभाग में 3 जिले हैं, जिसमें आपका श्योपुर, मुरैना और भिंड आ जाता है। ये श्योपुर है, ये मुरैना है, ये भिंड है। ठीक है, इसके बाद ग्वालियर संभाग, तो ग्वालियर संभाग में 5 जिले आते हैं। ये ग्वालियर है, ये दतिया है, शिवपुरी है, गुना है, अशोकनगर है। ठीक है, सो ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, 5 जिले हो गए। ठीक है, फिर आ जाता है उज्जैन संभाग। ये उज्जैन संभाग है, यहाँ वाला 7-8 जिले इसमें आते हैं, नहीं 7 जिले आते हैं। ठीक है, 7 जिले कौन कौन से आएंगे? देवास, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, उज्जैन, आगरमालवा, 7 जिले आते हैं। ठीक है भैया, तीसरे नंबर का संभाग है, तीसरा सबसे बड़ा मध्य। इंदौर संभाग दूसरे नंबर का संभाग है, 8 जिले आते हैं के अंदर, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर। ठीक है, कोई दिक्कत? तो 8 जिले आते हैं, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा संभाग है इंदौर संभाग। फिर आ जाएं हम भोपाल संभाग पे, तो 5 जिले यहाँ पे आते हैं, भोपाल, राजगढ़, सीहोर, रायसेन और विदिशा। 5 जिले जो हैं वो कहाँ आते हैं? आपके भोपाल संभाग के आते हैं। नर्मदापुरम संभाग, नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद वाला है ना, सबसे बाद में बना ये नया संभाग है ना। तो होशंगाबाद, हरदा और बैतूल, ये 3 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। सागर संभाग चौथे नंबर का संभाग है, 6 जिलों के साथ। सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी, 6 जिले। जबलपुर संभाग ये सबसे बड़ा संभाग है मध्य प्रदेश का, सबसे बड़ा, 8 जिले आते हैं, क्षेत्रफल ज्यादा है इसलिए ये बड़ा है। जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और डिंडोरी, ये 8 जिले जो हैं ये आते हैं किसके अंतर्गत? जबलपुर संभाग के। सबसे बड़ा संभाग जो है मध्य प्रदेश का जबलपुर संभाग है। रीवा संभाग जो है, 4 जिले हैं यहाँ पे, रीवा, सीधी, सिंगरौली और सतना, 4 जिले। और शहडोल संभाग है, 3 जिले आते हैं, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, 3 जिलों के। ठीक है भाई, तो ये आपके यहाँ पे हो गए पूरे क्या? सारे संभाग। कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी? बहुत बढ़िया। भारतीय संविधान में अब हम बात करते हैं संविधान के हिसाब से प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था कैसी है। तो केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी क्या है, भारतीय संविधान में ऐसा बताया है कि संसदीय शासन व्यवस्था होगी, क्रियान्वयन होगा संसदीय शासन व्यवस्था। संसदें होंगी, जैसे संसद केंद्र में है वैसे ही राज्यों में भी संसद होगी, हालांकि उसको संसद ना बोल के हम विधान मंडल कहते हैं। ठीक है, तो भैया इसलिए केंद्र सरकार के समान राज्यों में भी शक्तियों का क्या है? विभाजन जो है वो किया गया है शासन के अलग अलग अंगों के माध्यम से। जैसे केंद्र में बात करें सो विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। क्या है भैया? न्यायपालिका। वैसे ही राज्यों में जो विधायिका है उसको विधान मंडल कहा जाता है, विधान मंडल। ठीक है, राज्य कार्यपालिका और राज्य में जो न्यायपालिका है वो राज्य। ठीक है, ये जो न्यायपालिका केंद्र की है इसमें सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट होता है, राज्यों की न्यायपालिका में सबसे बड़ा हाई कोर्ट होता है। ठीक है भाई, विधानमंडल जैसे हमारी ये विधायिका जो है, संसद जिसको हम बोल रहे हैं, ये संसद 2 भागों में बटी है, उच्च सदन और निम्न सदन में। राज्यों के जो विधानमंडल हैं वो प्रमुखता एक सदनीय ही है। ठीक है, जिनमें विधान सभा पाया जाता है, विधान परिषद बहुत कम जगहों। कार्यपालिका तो वही है जैसी केंद्र में है, राज्यों में है, हम उस पर डिस्कस। ठीक है, तो यहां भी शक्ति का पृथक्करण किया गया है संविधान के द्वारा। ठीक है, अलग अलग चीजों। अब शासन व्यवस्था के अंगों में हम बात करें तो राज्य की विधायिका जैसे केंद्र की विधायिका जो है, विधायिका है ना, विधान पालिका जिसको हम बोलते हैं, तो वो मिलके बनती है राष्ट्रपति, उच्च सदन और निम्न सदन।
कि राज्यों में क्या है, एक ही सदन है ना? सो राज्यपाल हेड होता है और विधानसभा इनसे मिलके राज्य विधायिका बनती है। राज्य की जो कार्यपालिका है उसमें जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री होता है, राज्यों में मुख्यमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद तो होती है प्रधानमंत्री के साथ भी, ऐसे ही मुख्यमंत्री के साथ भी मंत्रिपरिषद। प्रशासनिक अधिकारी वहां भी होते हैं राज्य स्तर। राज्य की न्यायपालिका में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय होता है, जैसे वहां सुप्रीम कोर्ट होता है, उच्चतम न्यायालय कहा जाता है। उसके अंदर फिर जिलों में अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। ठीक है, सो ये न्यायपालिका है। स्थानीय स्वशासन की अगर बात करें तो बिल्कुल थर्ड पिलर है ये, बेसिकली तीसरे नंबर के शासन की यहाँ पे बात करी है। लोगों को क्या, डिसेंट्रलाइजेशन, लोगों में शक्ति देना ताकि विकास समान हो पाए। तो ये स्थानीय स्वशासन का काम किया गया है, जिसमें पंचायती राज, नगरीय स्वशासन, दो भाग हैं अलग अलग, गांव के लिए और मतलब अर्बन एरियाज के लिए और रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और शहरी क्षेत्रों के लिए प्रशासन की जो व्यवस्था है, जो ग्रामीण क्षेत्र पंचायती राज और नगरीय क्षेत्रों में नगरीय शासन। ठीक है, संसद में राज्य का प्रतिनिधित्व की अगर बात करें तो संसद, संसद मतलब केंद्र में जो विधायिका है उसके दो सदन है ना, एक उच्च सदन और निम्न सदन, जिसको हम बात क्या कर रहे हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो भैया लोकसभा में मध्य प्रदेश से 29 प्रतिनिधि जाते हैं, 29 लोगों का प्रतिनिधित्व है लोकसभा में। याद रखिएगा, निर्वाचन इनका प्रत्यक्ष होता है, जनता के द्वारा इनको चुना जाता है और इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ठीक है, राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 11 प्रतिनिधि जाते हैं, 11 सीटें हैं मध्य प्रदेश। निर्वाचन इनका डायरेक्ट नहीं होता, अप्रत्यक्ष इनका चुनाव होता है विधायकों के द्वारा। जो ये विधायक हैं, यहीं के कौन से विधायक, जो राज्य की विधायिका के विधायक हैं, है ना, विधानसभा के, वो लोग मिलके क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप चुनते हैं 11 लोगों को और इनका कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, याद रखिए। इसके अलावा विधायिका की बात करें, राज्य की विधायिका यानी विधान बनाने के लिए जो यूज की जाती है, जैसे संसद केंद्र में है वैसे ही विधानमंडल इनको कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं हम, लेकिन संविधान में सभी राज्यों के लिए एक ही जगह लिखा हुआ है, छठवें भाग में। संविधान का छठवां भाग पूरा राज्यों से संबंधित है और राज्य की पूरी व्यवस्थाओं को यहाँ पर छठवें भाग में बताया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 168 से 177, 168 से 177 में राज्य की विधायिका से संबंधित प्रावधान किए गए। जैसे पांचवें भाग में केंद्र के लिए आर्टिकल 79 से 123 तक ये प्रावधान है संसद के लिए, वैसे ही छठवें भाग में अनुच्छेद 168 से 177 में राज्य की विधायिका से संबंधित सारे के सारे प्रावधान किए गए हैं। मध्य प्रदेश में एक सदन है, दो सदन नहीं है, एक सदनात्मक राज्य विधायिका है जिसे हम विधानसभा कहते हैं, है ना। विधान परिषद नहीं है मध्य प्रदेश में, तो एक सदनीय क्या है, विधायिका है मध्य प्रदेश। और 1976 में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 296 हुआ करती थी, इसको 99 में बढ़ा के 320 कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 320। लेकिन फिर 2000 में पृथक हो गया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो 2000 में जब विभाजन हुआ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का, तो मध्य प्रदेश में विधानसभा की जो सीटें हैं वो कितनी रह गई, 230 सीटें रह गई। याद रखिएगा, यहां पर 90 सीटें हमने क्या कर दी, दे दी थी इसको, छत्तीसगढ़। कोई दिक्कत परेशानी? तो अभी फिलहाल मध्य प्रदेश में वर्तमान में विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 230 सीटें हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको भूलना नहीं। राज्य की विधायिका में आगे हम देखें तो 148 सदस्य जो है 230 में से कैसे है, सामान्य क्षेत्रों से जाते हैं। कितने, 148 सदस्य जो है वो जनरल कैटेगरी के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं प्रतिनिधि के रूप में। इसके अलावा 35 सदस्य जो हैं उनके लिए सीटें अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्व हैं और 47 सदस्यों के लिए अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से ये सीटें रिजर्व करी गई हैं, याद रखिए। ठीक है, ये पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं विधानसभा में, कितनी है भैया, 35 सीटें। अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी है, 47 सीटें आरक्षित करी गई हैं। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 333, इसके अंतर्गत जो एंग्लो इंडियन समुदाय का एक सदस्य राज्यपाल मनोनीत कर सकता था, इसको हटा दिया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा जो 2 लोकसभा में एंग्लो इंडियन समूह के जो लोगों का नेतृत्व किया जा सकता था, उन्हें मनोनीत किया जा सकता था, वो भी हटा दिया गया है, याद रखिएगा।
ठीक है, सो ये अब खत्म हो चुका है। अब 230। मध्य प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की संख्या की बात करें तो 1956 में गठन हुआ था, तो 1957 देखें अगर, तो 1957 में 288 सीटें हुआ कर रही थी। इतनी 288 सीटें थी मध्य प्रदेश की, जिसमें से 43 सीटें किसको दी गई थी? एससी कैटेगरी के लिए रखी गई थी रिजर्व, और 54 सीटें किसके लिए थी? एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व करी हुई थी 288 में। फिर भी 296 हुई 1976 में, 320 1999 में हुई। फिलहाल 2000 में जब हमारा विभाजन हुआ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का, तो 230 सीटें हो गई। एक जो है ये हटा दी गई है, याद रखिएगा, ठीक है, जिनमें से 35 एससी के लिए, 43 एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व करके रखी हुई है। यहीं से वो इतनी सीटों पर नामांकित किए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कई बार, याद रखना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। राज्यपाल, विधानसभा, है ना, किसकी बात कर रहे हैं हम? विधानमंडल की बात कर रहे हैं। राज्य विधानमंडल जो है वो राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बनता है, क्योंकि एक सदन ही है हमारे यहाँ, तो विधानसभा, अगर दो सदनीय होती तो विधान परिषद भी होता था। ठीक है, सो राज्यपाल, मध्य प्रदेश में राज्यपाल की क्या स्थिति है? संविधान के हिसाब से बात करें तो भैया भाग 6 में ही पूरी बात करी हुई है, पूरे राज्यों से संबंधित प्रशासन की। ठीक है, तो संविधान के भाग 6 उसमें अनुच्छेद है 153। कौन सा अनुच्छेद है ये याद रखिएगा, राज्यपाल अनुच्छेद 153 में आता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में कौन होगा? एक राज्यपाल होगा। कितने होंगे? एक राज्यपाल होगा। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। यह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख यानी जैसे देश का सबसे बड़ा व्यक्ति प्रमुख जो है कौन है? राष्ट्रपति है। वैसे ही राज्यों में जो प्रमुख होगा व्यक्ति संवैधानिक रूप से वो राज्यपाल ही। ठीक है, सातवें संविधान संशोधन, सातवां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, जब राज्यों को पुनर्गठित किया गया था। तो सातवें संविधान संशोधन अधिनियम में क्या कर दिया गया था? पूरा राज्यों के बारे में प्रावधान किया गया था। ठीक है, और दूसरी चीज, यहां से सातवां भाग संविधान का निष्कासित कर दिया गया था, जिसमें ABCD टाइप के राज्यों की हटा दी थी, तो उसका मतलब ही नहीं था, तो वो निश्चित कर। तो यहां सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में यह प्रावधान किया गया था कि राज्यपाल जो है वो एक राज्य का होगा, या हो सकता है कि जरूरत पड़ जाए कभी तो दो राज्यों या दो से अधिक राज्यों का भी क्या हो जाएगा? राज्यपाल एक ही हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे इसमें संशोधन करके बता दिया गया था। एक ही राज्यपाल मध्य प्रदेश का हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में भी जरूरत पड़ जाए राज्यपाल की, तो वहां के राज्यपाल है उनकी तबीयत खराब है, तो क्या कर दिया जाएगा? यही राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल भी बनाए जा सकते हैं। और साथ ही साथ यही जरूरत पड़ गई उत्तर प्रदेश के लिए भी, तो हो सकता है तो जरूरत के समय पे तो एक राज्यपाल, एक राज्य, दो राज्य, दो से अधिक राज्यों की भूमिका भी राज्यपाल के रूप में निर्वहन कर सकता है। ये कहाँ लिखा है? सातवें संविधान 56 में। राज्यपाल का जो है, जैसे राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक माना जाता है, वैसे ही राज्यपाल की स्थिति राज्यों में है। राज्य का प्रथम नागरिक हमेशा कौन होगा? राज्यपाल ही कहा जाता है। इन कई बार पूछा जा चुका है, याद रखना है। ठीक है, राज्यपाल की बात करें तो अनुच्छेद 153 में तो बताया था कि एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 बता रहा है कि यह राज्य का प्रमुख तो होता ही है, साथ साथ केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के रूप में भी कार्य करता है। केंद्र सरकार का प्रतिनिधि, क्योंकि केंद्र सरकार हर जानकारी नजर तो रख नहीं पाएगी राज्यों पे, तो उनको सारी जानकारी प्रतिनिधि कौन देगा? राज्यपाल महोदय ही देंगे। ऐसा यहाँ अनुच्छेद 154 में संविधान में वर्णित किया गया है। वह राज्य की कार्यपालिका का भी प्रमुख होता है। जैसे राष्ट्रपति केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग भी कर सकता है। मंत्रिमंडल या मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह से वो क्या कर सकता है? अपनी इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। जैसे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करता है, वैसे ही मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल महोदय राज्यों में कार्य करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 155 इसमें बताया है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय करेंगे। याद रखिएगा, ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 156 का में बताया है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्षों का होगा। कितना होगा? 5 वर्षों का होगा। हालांकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत भी बोला जाता है, 5 वर्ष तो बताया है। ठीक है, किंतु कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी राज्यपाल क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति महोदय ने इनको सिलेक्ट किया था, है ना, तो इनको ही वो अपना रिजिग्नेशन दे सकते हैं, त्याग पत्र देकर अपना पद त्याग सकते हैं 5 साल होने। ठीक है,
चलिए, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए राज्यपाल के पद के लिए? तो जैसी राष्ट्रपति के लिए है लगभग वैसी ही आपके राज्यपाल के लिए सारी की सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यहाँ अनुच्छेद 157 और 58 में बताया है कि राज्यपाल बनने के लिए योग्यताएं होनी चाहिए। क्या? सबसे पहली तो यही है, किसी भी व्यक्ति के लिए भारत में अगर कोई पद चाहिए तो वो भारत का नागरिक होना अनिवार्य, ठीक है, सरकारी पद। ठीक, 35 साल की न्यूनतम आयु, क्योंकि सबसे बड़ा पद है ये राज्य का। जैसे राष्ट्रपति महोदय के लिए भी 35 वर्ष की आयु मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि वो भी सबसे बड़ा पद है। ऐसे ही राज्यपाल महोदय के लिए भी 35 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। और ये पोस्ट या ये क्वालिफिकेशन राष्ट्रपति महोदय के लिए भी, हर पद के लिए, कि लाभ के पद पर वो व्यक्ति ना रहा हो तो ही एक क्वालिफिकेशन है, कि किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, किसी सरकारी जॉब वॉब नहीं कर रहा हो तो क्वालिफिकेशन। राज्यपाल संसद और विधानसभा या विधानमंडल जिसको हम बोल रहे हैं, कहीं कहीं विधान परिषद भी है तो उसको विधानमंडल बोला जाता है, इनमें से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये याद रखना है। ना ही वो विधानसभा का होगा, ना ही विधान परिषद का होगा। अगर उस राज्य में विधान परिषद है तो वह राज्यपाल संसद में ही, ना वो लोकसभा ना राज्यसभा, किसी का सदस्य नहीं होना चाहिए राज्यपाल, क्योंकि भैया उसको कैसा रहना है, उसको दोनों तरफ मतलब अच्छा बुरा सब देख के काम करना, किसी एक और झुकाव नहीं होना। चलिए, राज्यपाल की शपथ 159 में बताया है कि राज्यपाल की जो शपथ है वो भैया संविधान के संरक्षण और सुरक्षा, इसकी शपथ लेते हैं कि हम संविधान का क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे और उसके सुरक्षा के लिए भरपूर करेंगे, कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे। ये शपथ जो लेते हैं कैसे लेते हैं, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके समक्ष ये ग्रहण करते हैं। याद रखिएगा, जैसे राष्ट्रपति महोदय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ ग्रहण करते हैं, राज्यपाल महोदय राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जो प्रमुख न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके सामने ये शपथ लेते हैं। किसकी? कि संविधान का संरक्षण करेंगे और उसकी सुरक्षा करेंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी? ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इसलिए याद रखना है। वेतन भत्ते की बात करें, अन्य परिलब्धियों की बात करें, सो ये सब संसद द्वारा विधि बनाकर ही इनके बारे में कोई चेंजेस किए जा सकते हैं। 2008 में सितंबर की बात है, संसद ने क्या किया, पारित किया कि राज्यपाल की परिलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार अधिनियम, जिसमें संशोधन किया था 2008 में। सो इसके अनुसार राज्यपाल का वेतन कितना होगा, 36,000 रुपए से बढ़ाकर 1,10,000 रुपए कर दिया गया 2008 में, 1,10,000। और बजट 18-19 में राज्यपाल का वेतन कितना कर दिया, 3.5 लाख रुपए करने की घोषणा कर दी गई है। 3.5 लाख रुपए इनकी वेतन होती है। राज्यपाल के वेतन और भत्तों को उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किया जा सकता। ठीक है, प्रेशर नहीं बनाया जा सकता कि हम भैया तुम्हारा सैलरी कम कर दें, डराओगे धमकाओगे, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उनकी पदावधि के समय तक उसके बाद नए व्यक्ति वेतन हो सकती है। चलिए, वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि के द्वारा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यपाल महोदय की जो वेतन भत्ते हैं या राज्य के जो विधानमंडल के लोग हैं उनके वेतन भत्ते कहां से आते हैं, तो राज्य की संचित निधि से आते हैं, जो अनुच्छेद 266 में बताया गया। ठीक है, याद रखिएगा। और विधानसभा को इस पर मतदान करने का अधिकार नहीं संसद कर सकती। वह संसद द्वारा निर्धारित सभी प्रकार की परिलब्धियों का अधिकारी होता है कौन, राज्यपाल। साथ ही साथ अनुच्छेद 158 के थर्ड क्लॉज के सब क्लॉज ए में कहा गया है कि वह जब एक ही व्यक्ति या दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाए, कोई भी राज्यपाल, तो क्या है, तब उसे जो वेतन दिया जाएगा, भत्ता दिया जाएगा, वो राज्यों के अनुपात में आवंटित किया। कैसे अनुपात में? जिसको राष्ट्रपति निर्धारित कर दे वैसे अनुपात में उसको आवंटित किया। समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? समझ पा रहे हो? मान लीजिए इनका वेतन 3.5 लाख रुपए है और वो दो राज्यों का काम देख रहे हैं, तो भैया राष्ट्रपति कह सकते हैं कि 50-50% आप क्या करो, इनका खर्चा दे दो, 3.5 लाख रुपए ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि उन्हें 7 लाख रुपए सैलरी मिल जाएगी कि इस राज्य का भी देख रहे हैं उस राज्य का भी, नहीं हो। ठीक है भाई, वो अनुपात विभाजित कर देंगे राज्यों की सैलरी होती। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? बहुत बढ़िया। आप कहोगे क्या डबल काम करा रहे हैं एक ही सैलरी में? कुछ समय के लिए होता है, ज्यादा समय के लिए। ठीक है, चलिए विशेषाधिकारों की बात कर लें। राज्यपाल महोदय की जैसे विशेषाधिकार राष्ट्रपति महोदय के पास होते हैं, वैसी ही शक्ति राज्यों में राज्यपाल महोदय के पास होती है। तो यहां अनुच्छेद 361 इसके अंतर्गत बताया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को बहुत सारे विशेषाधिकार प्रदान करे गए हैं।
राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए क्या करेंगे, अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए किसी भी न्यायिक अभियोग के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यानी कोई भी इन पे केस कांड नहीं किया जा सकता जब तक वो पद पे हैं तब तक। ठीक है। राज्यपाल के व्यक्तिगत कार्यों के लिए उसके पद धारण के दौरान उसके विरुद्ध केवल सिविल मुकदमा ही चलाया जा सकता है, फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता राज्यपाल पे, ना राष्ट्रपति पे। ठीक है ना, ये सेम चीज सबके लिए लागू है, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के लिए। अनुच्छेद 164 में पहला सब क्लॉज बताता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यपाल ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, और मुख्यमंत्री की जैसे राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और उनकी सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं, वैसे ही यहां है राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे और उनकी सलाह पर क्या करेंगे, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। इसमें लिखा है 164 के सब क्लॉज 1 में लिखा हुआ है, उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ भी कौन दिलाएगा, राज्यपाल महोदय दिलवाएंगे। बिल्कुल, जैसे राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाते हैं, वैसे ही राज्यपाल महोदय भी राज्यों में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाते हैं। 167 में बताया है कि भैया राज्यपाल राज्य के प्रशासन यानी प्रशासनिक और विधायी विषयों के संबंध में कोई भी जानकारी मुख्यमंत्री से मांग सकता है। जी हाँ, जैसे आर्टिकल 78 में लिखा है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से कोई भी जानकारी मांग सकता है, वैसे ही राज्यपाल महोदय को यह शक्ति यहां दी हुई है अनुच्छेद 67 में कि वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से या विधानमंडल से जो भी कार्य है उनसे ये सारी चीजें मांग सकता है। मंत्रियों के द्वारा दिए गए निर्णय के विचार पर मंत्रिपरिषद के समक्ष भी उनमें रख सकता है। मंत्रियों के जो निर्णय है मंत्री सामने रख सकता है कि भैया इन्हें लिए सही है कि नहीं है। ठीक है। राज्य में संवैधानिक तंत्र जब खराब हो जाए, यानी राज्य में प्रशासनिक व्यवस्थाएं सही से नहीं चल पा रही हैं, संविधान के अनुरूप नहीं चल पा रही हैं, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल प्रयोग करेगा अनुच्छेद 356। राज्यपाल प्रयोग नहीं करेगा, याद रखिएगा, बस वो प्रयोग कर सकता है कैसे, राष्ट्रपति के थ्रू। वो बता देगा राष्ट्रपति महोदय को कि महोदय यहां इनसे ना हो पाएगा, इनसे नहीं हो पाएगा, और राष्ट्रपति महोदय को ऐसा खबर मिल गई तब उनको समाधान हो जाएगा कि भैया इनसे नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो क्या कर देंगे, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। सो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कौन करेगा, राज्यपाल महोदय ही करेंगे। कब करेंगे, जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था ढंग से नहीं हो पा रही, संविधान के अनुसार नहीं चल पा रहा है राज्य। तो 168 के प्रावधान में बताया है कि राज्यपाल राज्य विधायिका का, इसका राज्य की विधायिका का अभिन्न अंग है। याद रखिएगा, जैसे राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, वैसे ही राज्य विधायिका का अभिन्न अंग कौन है, राज्यपाल महोदय हैं। और अनुच्छेद 33 के प्रावधान जो अब खत्म कर दिए गए हैं, है ना, कि पहले क्या होता था, आंग्ल भारतीय समूह के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए अगर उनको लगता है तो राज्यों में एक सीट जो है एक व्यक्ति को मनोनीत राज्यपाल कर सकते हैं हर राज्यों में, जो अब हटा दिया गया। पहले राष्ट्रपति महोदय भी 2 लोगों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते थे, खत्म कर दिया। ठीक है, चलिए, आंग्ल भारतीय समुदाय की सीट को निरस्त कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में अंतिम आंग्ल भारतीय समुदाय की विधायक जो है वो लॉरेन बी थी। कौन थी भैया, विधायक लॉरेन बी हुआ करती थी। इनका कार्यकाल 2004 से चल रहा था, 14 साल तक ये विधायक रही। 2004 से 14 यानी 2018 के बाद नहीं है। ठीक है, चले, राज्य विधानसभा के वही शक्तियां जो राष्ट्रपति को है वैसे ही राज्यों में राज्यपाल को है, सत्र को, विधानसभा के सत्र को आहूत करना यानी सत्र का प्रारंभ करना, इसको सत्र आहूत करना कहलाता। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन। सत्रावसान करना यानी सत्र को समाप्त कर देना, सत्रावसान कहलाता है। संसद को विघटित करना यानी भंग करने का कार्य भी कौन करेगा, राज्यपाल महोदय राज्यों में करेंगे। ये सारे काम राष्ट्रपति महोदय केंद्र में करते। ठीक है, नई विधानसभा के गठन के पश्चात पहली जो बैठक होगी, प्रत्येक वर्ष का पहला अधिवेशन जो होगा वो राज्यों में राज्यपाल महोदय करते हैं, केंद्र में कौन करते हैं, राष्ट्रपति। ठीक है, इनके अभिभाषण से ही प्रारंभ होता है। संविधान में अनुच्छेद 213, जैसे अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के लिए है, वैसे ही अनुच्छेद 213 राज्यपाल महोदय के लिए है कि वो राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की विधायी शक्ति। ठीक है, इसका प्रयोग जब किया जाता है जब भी विधानसभा जो है उसका कोई सत्र ना लग रहा हो या विधानमंडल का सत्र ना लगा हो। ठीक है, तो वो यूज कर सकते हैं अध्यादेश बनाने की शक्ति। अध्यादेश तो बना दिया, अध्यादेश को स्थायी रूप प्रदान करने के लिए क्या आवश्यक है कि राज्य विधानसभा जो है वो पुनः जब आएगी सत्र में तो 6 सप्ताह के अंदर उसी चीज से रिलेटेड विधि बनाकर उसे स्वीकृति प्रदान कर दे, या फिर 6 सप्ताह की अवधि के बाद अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। याद रखिएगा, स्वतः समाप्त हो जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्य विधानसभा यदि 6 सप्ताह के अंदर राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को
खारिज करने का संकल्प भी पारित कर दे तो भी वह समाप्त हो जाएगा। क्या? अध्यादेश। जो सेम चीज राष्ट्रपति के लिए वही राज्यपाल महोदय के लिए राज्यों में है मैक्सिमम सारी चीजें। ठीक है। अनुच्छेद 202 में बताता है कि राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में, हर साल के शुरुआत में, आगामी वित्तीय वर्ष की अनुमानित आय व्यय का, जैसे राष्ट्रपति महोदय क्या है, केंद्र की पूरे वार्षिक भाषण देते हैं ना आय व्यय का पूरा नए बजट सत्र में, है ना, तो वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको बजट कहा जाता है, उस पर वित्त मंत्री के द्वारा विधानसभा के समक्ष उनको रखते हैं बजट को। राष्ट्रपति महोदय कहाँ रखते हैं? लोकसभा में रखते हैं, है ना, ये यहाँ विधानसभा में बजट को रखते हैं। राज्यपाल की पूर्व सहमति, जैसे राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से धन विधेयक आता है, वैसे ही राज्यपाल की पूर्व सहमति से धन विधेयक आता है, उसके बिना राज्य विधानसभा में धन विधेयक को पेश नहीं किया जा सकता। राज्यपाल राज्य वित्त आयोग नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो राज्य के हैं, है ना, इनकी रिपोर्ट को भी राज्य विधानसभा के पटल पर रखता है। ग्राम पंचायतों नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा क्या करेगा? प्रत्येक 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन भी कौन करेगा? राज्यपाल महोदय ही करते हैं राज्यों में, और केंद्र में राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 161 के अंतर्गत न्यायिक शक्ति पता है राज्यपाल महोदय को राज्य सूची समवर्ती सूची के विषयों पर आधारित कानूनों के अनुसार क्षमादान की शक्तियां इनको प्राप्त है, जो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति महोदय को प्राप्त है, वो अनुच्छेद 161 में राज्यपाल महोदय को प्राप्त है। बस ये पूर्ण समाप्त नहीं, समान नहीं कर सकते। राज्यपाल किसी दोषी व्यक्ति के दंड को कम तो कर सकते हैं, दंड की प्रकृति में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन क्षमादान पूर्णता नहीं दे सकते कि मृत्यु दंड खत्म कर दिया। अगर मृत्यु दंड से संबंधित कोई दंड है तो वो राष्ट्रपति महोदय के पास ही जाए। ठीक है। राज्य के उच्च अधिकारी जैसे महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करेगा? राज्यपाल करेगा राज्यों में। इसके अलावा 217 के पहले सब क्लॉज में बताया है कि राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है। लेकिन जो परामर्श है वो राष्ट्रपति महोदय को देते हैं, नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करेंगे, है ना, और परामर्श वो राज्यों के राज्यपाल से लेते। 233 के अंतर्गत राज्यपाल जिला स्तर पर जिला सत्र न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श के द्वारा कर सकता है। 234 के अनुसार राज्यपाल राज्य न्यायिक आयोग से संबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति राज्य के उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से कर सकते हैं। ठीक है भैया। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों की बात कर ले भाई साहब, तो 200 अनुच्छेद 200 में बताया है राज्यपाल राज्य विधानसभा द्वारा किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। उसको लग रहा है कि ये गड़बड़ हो सकता है भैया, मेरे को अगर इधर साइन करना पड़ा, मेरे को इसके निर्णय लेना पड़ा तो दिक्कत हो सकती है, मेरे ऊपर बात आएगी, तो वो क्या कर सकते हैं, ऐसे किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति को दे सकते हैं, उनके लिए आरक्षित कर सकते हैं कि भैया उनसे चर्चा करनी वो जो बोल रहे हैं अपन। ठीक है। अनुच्छेद 356 ये वही है राष्ट्रपति शासन। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा राज्यपाल कहते हैं। बहुमत प्राप्त जब ना हुआ हो किसी भी एक ग्रुप को, सरकार को या पार्टी को, तो ऐसी स्थिति में या गठबंधन या बहुमत प्राप्त दल के नेता का ऐलान करने की स्थिति में अपने विवेक से मुख्यमंत्री बनाने का कार्य भी कौन करता है? राज्यपाल महोदय करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री बनाने का कार्य राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल को यह लग जाए कि भैया विधानसभा में सरकार का बहुमत नहीं रहा, तो ऐसी कंडीशन में मुख्यमंत्री महोदय को वो बहुमत सिद्ध करने या त्याग पत्र देने के लिए भी कह सकते हैं। जो राष्ट्रपति करते हैं केंद्र में, वो राज्यपाल राज्यों में करते हैं। यदि विधानसभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है और मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ जाता है, तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद को भंग भी कर सकता है। अगर वो नहीं दे रहे हैं त्याग पत्र, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, वो त्याग पत्र नहीं दे रहे तो भंग कर देंगे। राज्यपाल विशेष परिस्थितियों में स्वविवेक से भी क्या कर सकते हैं? विधानसभा का अधिवेशन बुला सकते हैं खुद से। जैसे वो संयुक्त अधिवेशन बुलाने की राष्ट्रपति की शक्ति 108 में, वैसे ही ये राज्यपाल महोदय कर सकते हैं, लेकिन जब 2 सदन हो तब, नहीं है तो सिंगल सदन में भी वो अधिवेशन बुला सकते हैं। विशिष्ट तथ्य और देख लेते हैं राज्यपाल महोदय। यदि विधानसभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया गया है, मंत्रिपरिषद त्याग पत्र नहीं दे रहे हैं, तो भंग करने का अधिकार है। विशिष्ट तत्व है राज्यपाल विशेष परिस्थितियों में स्वविवेक पर विधानसभा अधिवेशन बुला सकता है।
इसके अलावा राज्य में श्रीमती सरोजिनी नायडू, है ना, इनका एक कथन है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है ना। राज्यपाल राष्ट्रपति जैसा ही होता है एक प्रकार से, है ना, कि भैया कहने को तो सबसे बड़े व्यक्ति है ना, लेकिन चलती उनकी डायरेक्टली नहीं है, चलती प्रधानमंत्री। ऐसे ही राज्यों में राज्यपाल के साथ है, सोने की चिड़िया है, पिंजड़े में बंद है ना, केवल देख सकते हो आप, उनको कोई मतलब नहीं। यानी कि राज्यपाल को कहने को बहुत शक्तिशाली बनाया है, लेकिन चलती किसकी है राज्यों में? मुख्यमंत्री की चलती है। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया साहब थे। ये याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरला ग्रेवाल हुआ कर रही थी मध्य प्रदेश, ठीक है, श्रीमती सरला ग्रेवाल, ये पहली महिला राज्यपाल है मध्य प्रदेश। और पहले राज्यपाल पट्टाभी सीतारमैया, ये पूछा जाता है। फिलहाल में वर्तमान में राज्यपालों की बात करें तो कुल 5 बार कार्यवाहक राज्यपालों की नियुक्ति मध्य प्रदेश में हो चुकी है। पहले कार्यवाहक राज्यपाल जो थे जस्टिस पी हुआ कर रहे थे मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक राज्यपाल पीवी दीक्षित साहब थे। मध्य प्रदेश में राज्यपाल के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? श्री हरि विनायक पाटस्कर महोदय जो हैं इनका, और सबसे बड़ा है श्री हरि विनायक पाटस्कर, सबसे लंबा कार्यकाल राज्यपाल के रूप में। सबसे छोटा कार्यकाल जस्टिस पीवी दीक्षित, ठीक है। वर्तमान राज्यपाल कौन है हमारे मध्य प्रदेश के? लालजी टंडन जी अभी वर्तमान क्या है हमारे राज्यपाल। चलिए राज्यपालों की सूची देख लें। मध्य प्रदेश के राज्यपाल, उनका कार्यकाल, पहले पट्टाभी सीतारमैया साहब हैं, ये 1 नवंबर 1956 से 13 जून 1957 तक राज्यपाल रहे। फिर हरि विनायक पाटस्कर साहब, सबसे लंबा कार्यकाल है, 14 जून, 13 के बाद 14 जून, है ना, 1957 से स्टार्ट हो गए 10 फरवरी 1965 तक, 65 तक। फिर केसी रेड्डी साहब थे, 11 फरवरी ये 10 फरवरी को त्यागपत्र हुआ, यानी समाप्त हुआ इनका पद। तो 11 फरवरी 1965 से 2 फरवरी 1966, साल भर भी नहीं हुआ। जस्टिस पीवी दीक्षित साहब ये कार्यकारी थे, 3 फरवरी 1966 से 9 फरवरी, 6 दिन का, है ना। केसी रेड्डी साहब वापस आए 10 फरवरी 1966 से, फिर भैया इनका चलता रहा 7 मार्च 1971 तक। सत्यनारायण सिन्हा साहब, ठीक है, सत्यनारायण सिन्हा साहब जो हैं ये 8 मार्च 1971 से 13 अक्टूबर 1977 तक, 6 सालों का। निरंजन नाथ वांचू साहब ये 1977 में अक्टूबर 14 से 16 अगस्त 1978 तक। फिर शिवपुद्रा उथाना पुरुचा ये भैया 1978 से 1980। फिर भगवत दयाल शर्मा साहब 1980 से 81। न्यायाधीश जीपी सिंह कार्यकारी रहे थे 1981 से 81, 5 से 7 मतलब मई से जुलाई। भगवत दयाल शर्मा साहब ये भैया 1981 से 1983। न्यायाधीश जीपी सिंह फिर से कार्यकारी राज्यपाल 1983 से 1983, 9 से 10 यानी कि सितंबर से अक्टूबर। भगवत दयाल शर्मा साहब फिर आ गए 1983 से 84। के एम चांडी साहब ये भैया 1984 से 1987। फिर न्यायाधीश एन डी ओझा साहब ये कार्यकारी राज्यपाल रहे हैं 1987 से 1987, कितने 1 दिसंबर से 29, ठीक है। चलिए के एम चांडी साहब फिर आए 1987 से 89। फिर भैया सरला ग्रेवाल ये पहली महिला राज्यपाल है मध्य प्रदेश की, जिनका कार्यकाल 31 मार्च 1989 से 5 फरवरी 1990 तक रहा। कुंवर महमूद अली खान साहब ये भैया 6 फरवरी 1990 से 23 जून 1993 तक। मोहम्मद शफी कुरैशी साहब ये भैया 24 जून 1993 से 21 अप्रैल 1998 तक। फिर डॉक्टर भाई महावीर ये अप्रैल 1998 से मई 2003 तक रहे। राम प्रकाश गुप्त साहब ये मई 2003 से मई 2004। के एम सेठ साहब कार्यकारी रहे ये मई 2004 से जून 2004 तक। फिर इसके बाद बलराम जाखड़ साहब, है ना, ये भैया ये जून 2004 से जून 2009 तक रहे। रामेश्वर ठाकुर साहब ये जून 2009 से सितंबर 2011। राम नरेश यादव साहब सितंबर 2011 से सितंबर 2016। ओपी कोहली साहब ये अतिरिक्त प्रवाह मिला था इनको, प्रभार मिला था, प्रवाह नहीं प्रभार, ये सितंबर 2016 से
जनवरी 2018। आनंदीबेन पटेल, ठीक है, ये दूसरी महिला राज्यपाल रही थी। और 1 यानी जनवरी 2018 से जुलाई 2019। लालजी टंडन साहब, ठीक है, लालजी टंडन साहब जो हैं ये जुलाई 2009 से 19 से जून 2020 तक रहे। आनंदीबेन पटेल साहब, लालजी टंडन एक्सपायर हुए थे तो उनकी जगह आनंदीबेन पटेल साहब जो है फिर से इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया था जुलाई 2020 से जुलाई 2021 तक। अभी फिलहाल मंगू भाई छगन भाई पटेल वर्तमान मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये आपके जुलाई 2021 से अभी तक हमारे राज्यपाल रहे हैं अभी फिलहाल। देख पा रहे होंगे केसी रेड्डी साहब, हरि विनायक पाटस्कर, भारतीय राजनीतिक प्रसिद्ध वकील, मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल, ठीक है। इसके अलावा केसी रेड्डी साहब, ये सत्यनारायण सिन्हा हो गए, चंद्रप्पा मुधाना पुनाचा हो गए, भगवत दयाल शर्मा साहब हो गए, के.एम. चांडी साहब, सुरला ग्रेवाल पहली महिला राज्यपाल, कुंवर महमूद अली खान साहब, मोहम्मद शफी कुरैशी साहब, डॉक्टर भाई महावीर, राम प्रकाश गुप्ता और बलराम जाखड़ साहब, रामेश्वर ठाकुर साहब, राम नरेश यादव, ओपी कोहली साहब, आनंदीबेन पटेल, लालजी टंडन साहब और फिलहाल मंगूभाई छगन भाई पटेल, ये हमारे वर्तमान राज्यपाल महोदय हैं मध्य प्रदेश। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की। इसकी बात करें मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की बात कर ले तो अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 163 में क्या है भैया, राज्यपाल को सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और इसका प्रधान कौन होगा, मुख्यमंत्री। 164 में बताया है कि राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों को भी नियुक्त करेंगे और मुख्यमंत्री राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान और राज्य का निर्वाचित प्रमुख होता है, ठीक है भैया। तो यही इनके पास ज्यादा शक्ति होती है मुख्यमंत्री के पास, ठीक है। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 की बात है। इसके द्वारा अनुच्छेद 164 में यह प्रावधान किया गया, क्या किया गया कि मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या निचले सदन यानी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की कुल जनसंख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी मंत्री परिषद में 15% से ज्यादा आप मंत्री नहीं बना सकते, ठीक है। कुल मिला के जितनी भी आपकी सदस्य संख्या है, चाहे वो राज्यसभा की हो, चाहे लोकसभा की हो, चाहे विधानसभा विधान परिषद की हो, तो मंत्री उतने ही बनेंगे जितनी सदस्य संख्या है उसका 15% अधिकतम, ठीक है। किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कम से कम 12 भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 12 से कम नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। तो बढ़िया है। मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों की योग्यताओं की बात करें तो मंत्रियों और नेताओं से संबंधित प्रावधान जो है 164 के सब क्लॉज 4 में दिए गए हैं। इसमें कोई मंत्री जो 6 माह तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, इस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहे। मतलब हम मंत्री किसी को भी बना सकते हैं अधिकतम 6 महीने के लिए, लेकिन 6 महीने के भीतर उसको किसी ना किसी विधानमंडल से हमें उसको प्रवेश दिलाना होगा, ये बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के द्वारा शपथ की बात करें तो किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले कौन भैया, राज्यपाल महोदय संविधान की 3री अनुसूची में जो प्रारूप दिया गया है शपथ का, उसको अपने पद की कर्तव्य पालन और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। ये हमने बात अभी करी थी। विधान परिषद का गठन, राज्य में मंत्री परिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं। कैबिनेट मंत्री, केंद्र में भी होता है, मंत्रिमंडल के सदस्य कहलाते हैं, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, ठीक है। मंत्री ये 3 प्रकार के। कैबिनेट मंत्री सबसे महत्वपूर्ण पद होता है क्योंकि कैबिनेट के द्वारा ही सामूहिक रूप से शासन की नीतियों को निर्धारित किया जाता है। दूसरे स्तर पर जो राज्य मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री के कार्यों में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। तीसरी श्रेणी के जो राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार के, वो होते हैं तो किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन ना होकर स्वतंत्र रूप से किसी विभाग का दायित्व, ठीक है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा एक जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति की जाती है। विशेष प्रावधान है ये जनजाति कल्याण। मध्य प्रदेश में जनजातियां बहुत ज्यादा पाई जाती है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती है पूरे भारत में, ठीक है। वेतन भत्ते की बात करें तो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के भत्ते विधानमंडल विधानसभा द्वारा समय समय पर क्या है, निर्धारित किए जाते हैं। अनुच्छेद 164 के 5वें सब क्लॉज में जब तक राज्य का विधानमंडल इस संबंध में कोई उपबंध नहीं करता तब तक मंत्रियों के वेतन भत्ते 2री अनुसूची में जो प्रावधान किए गए हैं उनके अनुसार होगा। कितना होगा कार्यकाल, मंत्री परिषद का कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्षों का होता है, बिल्कुल। विधानसभा में बहुमत न होने के कारण मंत्रिपरिषद निर्धारित अवधि से पहले भी क्या है, विघटित की जा सकती,
बिल्कुल भंग किया जा सकता है। 365 के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए तो भी मंत्रिपरिषद भंग कर दिया जाता है। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर भी राज्यपाल के द्वारा मंत्री को भंग, ठीक है। ये सारे के सारे चीजें हैं। वैसे तो 5 साल का कार्यकाल होता है। कार्य और शक्तियों की बात करें तो मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य संवाद की एक बहुत बड़ी कड़ी के रूप में कार्य करता है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि राज्य के प्रशासन और विधान से संबंधित विषयों पर क्या किया जाए, मंत्रिपरिषद द्वारा जो निर्णय है उसकी लिए गए निर्णय है उसकी सूचना राज्यपाल महोदय को दे। मुख्यमंत्री राज्य के पदाधिकारियों जैसे कौन कौन से, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्य, राज्य निर्वाचन आयुक्त, इन सब की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल महोदय को परामर्श देता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानमंडल का सत्र आहूत करने, सत्रावसान करने और विधानसभा विघटित करने के संबंधित सलाह भी कौन देगा, मुख्यमंत्री ही राज्यपाल महोदय को देगा। मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के विभागों का वितरण परिवर्तन करते रहते हैं। मतभेद होने पर त्यागपत्र भी मांग सकते हैं और साथ ही साथ राज्यपाल को सलाह देकर बर्खास्त करने का भी परामर्श दे सकते हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद और विधानमंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हैं, प्रधानमंत्री केंद्र में करते हैं और वह दल सभी मंत्रियों के कार्यों में सहयोग, निर्देश, मार्गदर्शन सारी चीजें देते हैं जो है ना मंडल है उसमें, और सभी कार्यों का नियंत्रण भी मुख्यमंत्री महोदय करते हैं। तो पूरी की पूरी पावर किसके पास है, मुख्यमंत्री के पास। मध्य प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री जो रहे हैं मध्य प्रदेश के, कौन रहे, पंडित रविशंकर शुक्ल जी। कौन, पंडित रविशंकर शुक्ल जी मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, संयुक्त रूप से 1956 में जो बना। पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो उमा भारती जी का नाम आप जानते ही हैं, ठीक है। सो ये पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे कम कार्यकाल जो है 1 दिन का, कितना, 1 दिन का, इससे कम क्या ही बनेंगे। 1 दिन का कार्यकाल अर्जुन सिंह का था। किसका, जो अर्जुन सिंह थे उनका 1 दिन का कार्यकाल था। किसका, मुख्यमंत्री का, सबसे छोटा कार्यकाल। और सबसे बड़ा तो अभी बाद में बात करेंगे। नरेश चंद्र सिंह साहब जो थे, राजा नरेश चंद्र सिंह इनका नाम, 13 दिनों का इनका कार्यकाल था। ये भी पूछने लायक है। तो प्रदेश की पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हुआ कर रहे थे, पहले आदिवासी मुख्यमंत्री राजा नरेश चंद्र सिंह, ठीक है। सो इनका 13 दिन का कार्यकाल था। अर्जुन सिंह के कार्यकाल में भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी, वो इनके कार्यकाल में हुई थी, ठीक है। और महिला डकैत फूलन देवी का नाम सुना होगा आपने, फूलन देवी ने आत्मसमर्पण भी यही अर्जुन सिंह के कार्यकाल में करा था। तो ये बहुत बड़ी घटना है। अभी तो फिलहाल अगर हम बात कर ले तो सबसे बड़ा कार्यकाल हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, कौन, शिवराज सिंह चौहान जी, उनका ही चल रहा है, ठीक है। इससे पहले दिग्विजय सिंह का बड़ा कार्यकाल हुआ करता था। चले, सबसे पहले पंडित रविशंकर शुक्ल जी 1 नवंबर 1956 को पद ग्रहण किया, 31 दिसंबर 1956 तक, ठीक है। बहुत बढ़िया, 2 महीने रहे। भगवंत राव मंडलोई साहब 1 जनवरी 1957 से 30 जनवरी 1957, 10 साल, सॉरी 30 दिन। कैलाशनाथ काटजू जी 31 जनवरी 1957 से 14 मार्च 1957, कैलाशनाथ काटजू जी 14 मार्च 1957 से 11 मार्च 1962। फिर भैया भगवंत राव मंडलोई साहब, ये फिर से, ठीक है, यहाँ पर 12 मार्च 1962 से 29 सितंबर 1963। द्वारका प्रसाद मिश्र जी 30 सितंबर 1963 से 8 मार्च 1967। द्वारका प्रसाद मिश्र जी दोबारा 9 मार्च 1967 से 29 जुलाई 1967। फिर भैया गोविंद नारायण सिंह जी 30 जुलाई 1967 से 12 मार्च 1969, ठीक है, 69। नरेश चंद्र सिंह जी, ये भैया वही है, 13 मार्च 1969 से 25 मार्च, 13 दिन का ही इनका कार्यकाल रहा था। श्यामचरण शुक्ल जी 26 मार्च 1969 से 28 जनवरी 72। प्रकाश चंद्र सेठी जी 19 जनवरी 1972 से 22 मार्च 1972। प्रकाश चंद्र सेठी जी 23 मार्च 1972 से 22 दिसंबर 1975। श्यामचरण शुक्ल जी 23 दिसंबर 1975 से 29 अप्रैल 1977। अब यहां पर क्या लग जाएगा, राष्ट्रपति शासन लगेगा पहला, 29 अप्रैल 1977 से 25 जून 1977 राष्ट्रपति शासन। फिर भैया खत्म हुआ, कैलाश चंद्र जोशी साहब आए, कैलाश जोशी साहब 26 जून 1977 से के बाद, है ना, 17 जनवरी 1978। वीरेंद्र कुमार सकलेचा साहब 18 जनवरी 1978 से 19 जनवरी 1980।
सुंदरलाल पटवा साहब, जनवरी 1980 से फरवरी 1980। फिर भी यह दूसरा राष्ट्रपति शासन लग जाता है 18 फरवरी 1980 से 8 जून 1900। अर्जुन सिंह साहब आते हैं 8 जून 80 से मार्च 1985। अर्जुन सिंह साहब 11 मार्च 85 से 12 मार्च 85, ये एक दिन का कार्यकाल था इनका। मोतीलाल बोहरा साहब 13 मार्च 85 से फरवरी 1988। अर्जुन सिंह साहब फरवरी 1988 से जनवरी 1989। बोहरा साहब आए जनवरी 1989 से दिसंबर 1989। श्यामचरण शुक्ल साहब दिसंबर 1989 से मार्च 1990। सुंदरलाल पटवा जी ये आए आपके मार्च 1990 से दिसंबर 1992। और इसके बाद लग जाता है तीसरा राष्ट्रपति शासन। मध्य प्रदेश में 3 बार ही राष्ट्रपति शासन लगा है अभी तक, 16 दिसंबर 1992 से 6 दिसंबर 1993 तक। फिर आते हैं दिग्विजय सिंह साहब और बिया दिसंबर 1993 से 98। फिर बिया दोबारा दिसंबर 1998 से 2003, 2 कार्यकाल पूरे। उमा भारती साहब पहली महिला मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश की, दिसंबर 2003 से अगस्त 2004। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर बाबूलाल गौर साहब आए अगस्त 2004 से नवंबर 2005। फिर जब से शिवराज सिंह चौहान साहब नवंबर 2005 से दिसंबर 2018 तक, 13 साल। ठीक है, फिर भी कमलनाथ साहब आए अभी लास्ट, है ना, दिसंबर 2018 से मार्च 2020। फिर सरकार बदल गई तो फिर से अभी शिवराज सिंह चौहान जी है, मार्च 2020 से अभी तक इनका ही शासन चल रहा है। तो भैया 5 से 13 साल ये हो गए, है ना, और अभी 2 साल तो ये हो चुके हैं, 15 साल। सबसे बड़ा कार्यकाल किसका है अभी मध्य प्रदेश में? शिवराज सिंह। बहुत बढ़िया। राष्ट्रपति शासन 3 बार लगे हैं मध्य प्रदेश में। राष्ट्रपति शासन सबसे पहला लगा था अप्रैल 1977 से जून 1970। ठीक है, दूसरा लगा फरवरी 1980 से जून 1980 तक, और तीसरा था दिसंबर 1992 से दिसंबर 1993, साल भर का। ठीक है, ये राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में 3 बार ही लगे हैं, याद रखिएगा। नेता प्रतिपक्ष, ये बहुत बड़ा पद होता है भैया विपक्ष का, क्योंकि यही तो है जो सरकार को बांध के रखती है, उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। विपक्षी दल के प्रमुख नेता को नेता प्रतिपक्ष कहा जाता है, और सत्ता पक्ष की कार्य प्रणाली पर वह निगरानी रखते हैं। ठीक है, और विधानसभा में सत्ता पक्ष की गतिविधियों पर प्रश्न भी करते हैं कि भैया आप ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये गलत है। ठीक है, तो दबाव बनाने का कार्य कौन करेंगे? नेता प्रतिपक्ष ही करते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में पहले नेता प्रतिपक्ष जो थे वो थे श्री विश्वनाथ यादव राव तामस्कर। तो विश्वनाथ तामस्कर साहब इनको बोला जाता है कि पहले क्या थे मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे। मध्य प्रदेश विधानसभा की पहली महिला नेता प्रतिपक्ष जो है वो श्रीमती जमुना देवी हुआ करती थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। महिला प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष पहली कौन थी? जमुना देवी। विश्वनाथ यादव राव तामस्कर, है ना। तो 1956 से 57 तक ये पहले रहे। फिर 5 57 से, ठीक है, जमुना देवी जी 13वें नंबर की क्या रही? नेता प्रतिपक्ष थी, पहली महिला थी। 2008 से 13 इनका कार्यकाल रहा था, टोटल कार्यकाल। ये 56 से 57 इनका टोटल कार्यकाल रहा था, जिसमें तामस्कर साहब 5 मार्च 1957 में क्या थे? नेता प्रतिपक्ष। 7 जनवरी 2009 से 24 सितंबर 2000 तक ये जमुना देवी जी पहली महिला नेता प्रतिपक्ष रही। वर्तमान में कमलनाथ जी है कांग्रेस से, ठीक है, 15वें नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा के, ठीक है, 15वीं लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष। मार्च 2020 से तक नेता प्रतिपक्ष के रूप में निभा रहे हैं। राज्य सचिवालय राज्य प्रशासन का मुख्य केंद्र होता है। केंद्र बिंदु कौन होता है? राज्य सचिवालय होता है, सेक्रेटेरिएट इसको कहा जाता है। यह प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। कहाँ पे है? अरेरा हिल्स में। आपने नाम सुना होगा बल्लभ भवन का नाम, तो बल्लभ भवन के नाम से राज्य का सचिवालय है। ठीक है, इसका प्रधान कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव इसका प्रधान होता है राज्य सचिवालय का। पहले मुख्य सचिव थे एच.एस. कामत साहब। कौन? एच.एस. कामत साहब। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1 नवंबर 2056 से 2056 बोल रहा हूँ, 1956 से 24 नवंबर 1963 तक क्या है? मुख्य सचिव की भूमिका में रहे हैं एच.एस. कामत साहब। वर्तमान में सुधीर रंजन मोहंती साहब को मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। चलिए, न्यायपालिका के इतिहास की बात करें तो मध्य प्रदेश में राज्य जैसा सर्वविदित है 2 नवंबर 1861। 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रदेश में सेंट्रल प्रोविंस के रूप में सृजित किया गया था, और इसका न्यायिक आयुक्त प्रशासित था इसमें एक, ठीक है, और नागपुर में न्यायिक आयुक्त का न्यायालय हुआ करता था।
तो बिल्कुल न्याय के रूप में तो 1861 से ही मध्य प्रदेश चल रहा है। ठीक है, इनका न्यायालय कहाँ हुआ करता था? नागपुर हुआ करता था। 1921 में राज्यपाल प्रांत गवर्नर प्रोविंस के रूप में परिवर्तित किया गया और तब यह प्रशासन हेतु उच्च न्यायालय का हकदार हो गया। यद्यपि वित्तीय प्रशासनिक कठिनाइयों की बात करें तो 15 वर्षों तक सेंट्रल प्रोविंस हेतु उच्च न्यायालय ने क्या कर दिया? इनकार करते रहे, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। फिर भैया निजाम राज्य हैदराबाद के एक भाग बरार प्रशासन हेतु सेंट्रल प्रोविंस में 1933 में स्थानांतरित कर दिया गया और इस कारण राज्यों को मिलाकर इसका नया नाम क्या कर दिया? मध्य प्रदेश का सेंट्रल प्रोविंस और बरार कर दिया। इसके बाद भैया जॉर्ज पंचम आए 2 जनवरी 1936 को। भारत सरकार अधिनियम 1915 की धारा 108 के अंतर्गत जो लेटर्स पेटेंट थे उसको सेंट्रल प्रोविंस व बरार प्रांत हेतु नागपुर में क्या कर दिया गया? उच्च न्यायालय की स्थापना आखिरकार कब करी गई भैया? 1936। ठीक है, ये लेटर्स पेटेंट जिसके अंतर्गत नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना और क्षेत्राधिकार निहित किया गया था, उसको क्या किया? 1950 में 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के अधिकृत कर दिया गया। भारतीय संविधान गणराज्य बन गया था। ठीक है, सो 225 और 372 के द्वारा इसमें क्या है? कार्य चलता रहा। अब मध्य प्रदेश जब बन गया 1956 में, तो उसकी न्यायपालिका कैसे होगी? क्योंकि अब तो नागपुर रहा नहीं। जी हाँ, तो 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम हुआ। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश राज्य निर्मित हुआ। नवीन मध्य प्रदेश राज्य के गठन की इस धारा के तहत धारा 9 की बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में न्यायालय स्थापित किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम धारा 49 की उपधारा 1 में यह बताया गया कि नियुक्ति दिवस अर्थात 1 नवंबर 1956 से वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय यानी कि नागपुर उच्च न्यायालय को वर्तमान राज्य हेतु उच्च न्यायालय समझा जाएगा। कब तक? जब तक चल रहा है माहौल नया बनाने तक। ठीक है, फिर नागपुर उच्च न्यायालय को समाप्त अभी नहीं किया गया, लेकिन एक कानूनी कथा के द्वारा नवीन राज्य प्रदेश के लिए अपनी जो जबलपुर में इनकी शाखा स्थित थी उस शाखा में ट्रांसफर हो गया उच्च न्यायालय का। याद रखिएगा, तो वर्तमान में क्या है भैया? मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में। ठीक है, माननीय मुख्य न्यायाधिपति द्वारा 1 नवंबर 1956 के आदेश द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की अस्थायी पीठों का गठन इंदौर और ग्वालियर में भी किया गया, जिन्हें अब खंडपीठ कहा जाता है। बाद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51 की उपधारा 2 के द्वारा जो शक्ति प्रदान की गई थी, उसमें 28 नवंबर 1968 को राष्ट्रपति अधिसूचना के द्वारा इंदौर और ग्वालियर को क्या किया? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थायी पीठों की खंडपीठों की स्थापना कर दी गई। 1 नवंबर 2000 तक चलती रही ये चीजें। मध्य प्रदेश का फिर पुनर्गठन हो गया 2000 के उपबंधों के तहत। अब वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य का सृजन किया गया और इस राज्य के लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ कर दी गई? बिलासपुर में। एक पीठ थी जो पीठ के साथ कर दी गई और जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश को उच्च न्यायालय क्या है? पूरा मध्य प्रदेश राज्य का घोषित कर दिया। अनुच्छेद 214 इसके अंतर्गत राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना करी जाएगी, वो तो पक्की बात है। 215 उच्च न्यायालय में अभिलेख न्यायालय होगा। ये सारे के सारे अभिलेख जो हैं सृजित किए जाते हैं यहाँ पे। इसके निर्णय आधिकारिक माने जाते हैं और उसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय अपना निर्णय देते हैं। बिल्कुल 227 के अंतर्गत राज्य उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों के अधीक्षण की शक्तियां भी प्राप्त होंगी। और जनवरी 1936 की बात है, भारत सरकार अधिनियम 1915 की धारा 108 इसके अंतर्गत लेटर्स पेटेंट के द्वारा सेंट्रल प्रोविंस और बरार प्रांत के लिए नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसको परिवर्तित करके आजादी के बाद मध्य प्रदेश मतलब आजादी की बात क्या, राज्य पुनर्गठन के बाद। ठीक है, नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना क्षेत्राधिकार सहित 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के अंगीकृत होने के साथ भारतीय राज्य को दे दी गई। 225 और 377 के द्वारा उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ के भवन का निर्माण राजा गोकुल दास ने 1889 में करवाया था, जिसके वास्तुकार हेनरी इरविन हुआ करते थे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में तथा अन्य 2 खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर में स्थापित की। तीसरी जो है वो भोपाल में प्रस्तावित है, चल रही है खंडपीठ बनाने की बात, लेकिन अब तक हो नहीं पाया है। 1968 में इंदौर ग्वालियर उच्च न्यायालय की खंडपीठें यहाँ पर स्थायी रूप से बना दी गई। जिला न्यायालय की बात करें तो अनुच्छेद 233 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के अधीन क्या होगा? अधीनस्थ जिला न्यायालयों की स्थापना करने का प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित प्रावधान संविधान के 6वें भाग के अनुच्छेद 233 से 37 में वर्णित किए। जिला न्यायाधीश जब आपराधिक मामलों पर विचार करता है तो उसे सत्र न्यायाधीश कहा जाता है और सिविल मामलों पर विचार करता है तो जिला न्यायाधीश कहलाता है और इसी कारण इसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश भी कहते हैं।
ठीक है, न्यायालय भी कहा। विशेष न्यायालय बनाए जाते हैं 1989 में। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, जिसकी हम बात कर चुके हैं, पहले चलता था। इसके अंतर्गत प्रत्येक जिला न्यायालय में क्या है, एक विशेष न्यायालय का भी गठन किया जाएगा जो इस मुद्दे से संबंधित। राजस्व न्यायालय है, राजस्व संबंधी जो भी दीवानी प्रकरण है उनके लिए ग्वालियर जिले में राजस्व मंडल का गठन किया गया। 2011 में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 में संशोधन किए गए और राजस्व निगरानी सुनवाई के लिए समस्त अधिकार इस राजस्व न्यायालय को प्रदान कर दिए। बहुत बढ़िया। फास्ट ट्रैक न्यायालय तेजी से आपराधिक मामलों को निपटाने के लिए 11वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर फास्ट ट्रैक न्यायालय की स्थापना 2001 1 अप्रैल से कर दी गई है। राज्य में कुल 85 फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित है। कितने? 85। श्रम परिवार न्यायालय, मध्य प्रदेश में औद्योगिक अधिनियम 1960 के अंतर्गत 25 श्रम न्यायालय प्रदेश में स्थापित किए गए। कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1935 के अंतर्गत सभी संभागों में जो मुख्यालय हैं उन मुख्य जिलों में परिवार न्यायालय की स्थापना भी करी गई है। ठीक है, ताकि भैया ये हर प्रकार के मुद्दे निपटाए जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, उच्च न्यायालय से संबंधित स्मरणीय तथ्यों में बात करें तो कुल संख्या जो है प्रदेश के उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश है कितने? 36। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह साहब थे, याद रखिएगा, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय के 11वें मुख्य न्यायाधीश और पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश बनने का गौरव भी प्राप्त है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश श्रीमती सरोजनी सक्सेना थी। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कई बार। उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो विजय कुमार वलीमत साहब हैं, अभी फिलहाल रवि विजय कुमार। ठीक है, मध्य प्रदेश पुनर्गठन के समय पुलिस प्रशासन की बात कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन जो है प्रदेश का सबसे वरिष्ठ अधिकारी पुलिस महानिरीक्षक कहलाता था। क्या कहलाता था? पुलिस महानिरीक्षक कहलाता था, जो अभी चेंज कर दिया गया है। और प्रशासनिक दृष्टि से संपूर्ण मध्य प्रदेश को 5 रेंजों में विभाजित किया गया था। 5 रेंज कौन कौन सी थी? ग्वालियर, इंदौर, रीवा, जबलपुर और रायपुर। ठीक है, फिर वो रेंजें भी बढ़ा दी गई। 1982 में पुलिस महानिरीक्षक जो पद था उसके साथ पुलिस महानिदेशक का पद भी सृजित कर दिया गया और उसे मध्य प्रदेश पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाने लग गया। किसको? पुलिस महानिदेशक। अब भैया एसएसपी जो जिले हैं वो इंदौर और भोपाल हो गए हैं, इनमें एसएसपी कहेंगे। ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल टेलर के प्रतिवेदन के अनुसार 1861 में मध्य प्रदेश में पुलिस संगठन स्थापित किया। तब 1861 में मध्य प्रदेश पुलिसों के लिए व्यवस्था की गई। पहले पुलिस महानिरीक्षक वीजी घाटे साहब थे, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। महानिरीक्षक, फिर महानिदेशक आ जाएंगे। पुलिस मुख्यालय भोपाल में बनाया गया। 1982 से पुलिस महानिरीक्षक जो पद था उसके स्थान पर पुलिस महानिदेशक का पद बनाया गया। और भैया डीजीपी गृह सचिव के अधीन कार्य करते हैं। वर्तमान मध्य प्रदेश पुलिस में रेंज कितनी हो गई है? 11 हो गई है। पहले 5 थी, अब 11 हो गई है। जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी ये सागर में है, जो पुलिस प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण और पुलिस महाविद्यालय के रूप में स्थापना। मध्य प्रदेश में रेंज का पहला जो प्रमुख होता है वो उप महानिरीक्षक होता है, जिसको डीआईजी, आईजी साहब, डेप्यूटी आईजी साहब, है ना, सबसे बड़े आईजी। मध्य प्रदेश की पहली आईपीएस महिला अधिकारी आशा गोपालन साहब है। ठीक है, कौन? आशा गोपालन साहब पहली आईपीएस महिला अधिकारी है मध्य प्रदेश की, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश महिला पुलिस थाना पहला जो है भोपाल में खोला गया था। मध्य प्रदेश में रेलवे पुलिस के लिए भोपाल, इंदौर, जबलपुर, इनमें पुलिस अधीक्षक रेलवे के कार्यालय है। पुलिस अधीक्षक का पद अधिकारी मध्य प्रदेश शासन द्वारा ही यहाँ पे नियुक्त किया जाता है रेलवे में। 1968 में विशेष सशस्त्र बल एक्ट लागू किया गया मध्य प्रदेश में, और फायर ब्रिगेड की शाखाएं जो है मध्य प्रदेश में इंदौर, पीथमपुर में स्थित है। 15 अप्रैल 1982 ये जो समय है जब पुलिस अपराध रिकॉर्ड कार्यालय की स्थापना भी करी गई, और मध्य प्रदेश हरिजन आदिवासी प्रकोष्ठ की स्थापना पुलिस मुख्यालय भोपाल में करी गई। अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? सागर में स्थापित करा गया है। फॉरेंसिक साइंस की लेबोरेटरी भी सागर में स्थित है। मध्य प्रदेश पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण महाविद्यालय इंदौर में है। ये सारे के सारे पुलिस प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन सारे के सारे मध्य प्रदेश के पुलिस संबंधी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसको भूलना नहीं है। मध्य प्रदेश भूतपूर्व मध्य भारत के पहले पुलिस महानिदेशक श्री के.एम. रुस्तम जी हुआ करते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 31 अक्टूबर को क्या है? पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश ग्राम और नगर रक्षा समिति विधेयक
99 में प्रभावी हुआ है। मध्य प्रदेश के आर्थिक अपराध अन्वेषण इसका मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में महिला जेल भी स्थापित करी गई है। 1968 में विशेष सशस्त्र बल अधिनियम भी लागू किया गया था। होमगार्ड पैरा पुलिस फोर्स का मुख्यालय जबलपुर में है। और मध्य प्रदेश 1995 से क्या कर रहे हैं? कारागार में बंदियों के लिए योग की शिक्षा अनिवार्य इन्होंने कर दी है। पहली खुली जेल मुगाबली में है, अशोकनगर में। मध्य प्रदेश की खुली जेल होशंगाबाद में 2011 में दूसरी खोली गई। नरसिंहपुर में, लखीमपुर और जबलपुर, यहाँ पर क्या है? किशोर बंदी गृह स्थापित किए गए 18 साल से छोटे बच्चों के लिए। क्षेत्रीय जेल प्रबंधन और शोध संस्थान कहाँ है? भोपाल। और जेल प्रशिक्षण केंद्र सागर में है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 15 फरवरी 1964 से भोपाल जिले में बंदी हित दिवस का भी आयोजन किया जाता है। और जबलपुर नगर में आदर्श महिला जेल की स्थापना करी गई है। इंदौर में सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। और पहले महानिदेशक मध्य प्रदेश के कौन थे? बीपी दुबे साहब थे। बीजी घाटे साहब महानिरीक्षक थे। अब पुलिस महानिदेशक कौन है? बीपी। बहुत बढ़िया। नव आरक्षकों एवं प्लाटून कमांडरों को 6वीं वाहिनी जबलपुर में प्रशिक्षण दिया जाता है। और 1960 से भोपाल में क्या है? सीआईडी का मुख्यालय स्थापित किया। साथ ही साथ मोटर वर्कशॉप जो है पुलिस प्रशिक्षण शाखा जो है वो भी है रीवा में स्थित। पुलिस यातायात प्रशिक्षण संस्थान जो है भोपाल में स्थित है। पहला मेट्रो थाना मध्य प्रदेश के हबीबगंज में है। आईएसओ प्रमाणन थाना भोपाल में है, देवास में है। पहली नेट सुविधा पोल नेट है पुलिस के लिए, पुलिस नेट है ना, तो पोल नेट उसको बोलते हैं, नेट सुविधा जो पुलिस के लिए स्टार्ट की गई। पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी गृह सचिव के अधीन कार्य करता है, गृह सचिव। और हरिजन आदिवासी प्रकोष्ठ की स्थापना कब करी गई? भोपाल में 1982 में करी गई। चलिए वर्तमान में पुलिस संगठनों की बात कर लें तो आईजी जोन कितने हैं? 11 हैं। कितने हैं? आईजी जोन 11 है मध्य प्रदेश में। डीआईजी रेंज कितनी है? 15। पुलिस जिले 52, पुलिस कंट्रोल रूम 53, पुलिस अनुभाग 184, पुलिस थाने 1061, पुलिस चौकियां 575, पुलिस बटालियन 26, होमगार्ड कंपनी कितनी है? 106। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, इसलिए भैया इनको भूलना नहीं है। ये हर एग्जाम में पुलिस वाले में पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। और बस पुलिस रेंजों की बात करें तो इंदौर के अंतर्गत कौन कौन सी रेंज में क्या क्या आता है? इंदौर, धार, झाबुआ, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर, अलीराजपुर, ये पूरे पुलिस रेंज इंदौर के अंतर्गत आते हैं जिले। उज्जैन के अंतर्गत उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, नीमच, मंदसौर, आगरमालवा आते हैं। भोपाल के अंतर्गत भोपाल, राजगढ़, सीहोर, विदिशा आते हैं। ग्वालियर में ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर आते हैं। होशंगाबाद में होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, रायसेन, और इसका मुख्यालय भी भोपाल में है, ठीक है। चंबल रेंज भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुर, मुख्यालय मुरैना। सागर वाला सागर, दमोह, टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर, रेवाड़ी भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी पुलिस रेंज है। जबलपुर के अंतर्गत जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, कटनी। बालाघाट में बालाघाट, मंडला, डिंडोरी। रीवा में रीवा, सीधी, सतना, सिगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, शहडोल के अंदर। तो 11 रेंज है पुलिस रेंज, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा प्रशिक्षण संस्थान जो कई बार एग्जाम में मध्य प्रदेश की पुलिस से संबंधित पूछे जाते हैं, तो भैया जवाहरलाल पुलिस एकेडमी सागर में है, बहुत बढ़िया। आर्म्स एंड प्रैक्टिस सेंटर इंदौर में है। स्वान प्रशिक्षण केंद्र भदभदा में भोपाल में है, ठीक है भैया। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कई बार पूछा गया क्वेश्चन, सागर में है। पुलिस यातायात प्रशिक्षण संस्थान भोपाल में है। वाहन कर्मचारी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? रीवा में है। पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? इंदौर में है। नव आरक्षक प्लाटून कमांडर 6ठी वाहिनी का मुख्यालय जबलपुर में है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे के सारे प्रशिक्षण से संबंधित, ये भूलना नहीं है। पुलिस प्रशिक्षण संस्थान तो भैया जिला बल के नव आरक्षक जो होते हैं उनके लिए उमरिया, इंदौर और ग्वालियर में तिगरा है, उसमें ये प्रशिक्षण संस्थान है। मोटर वर्कशॉप प्रशिक्षण थाना जो है रीवा में है। रुस्तम जी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र इंदौर में है। पुलिस कॉलेज जो है सागर में है। और साथ ही साथ राज्य पुलिस का मुख्यालय भोपाल के, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं पुलिस से संबंधित। अब बात कर लें जो महाविद्यालय इंदौर में रुस्तम जी सशस्त्र पुलिस का है प्रशिक्षण के लिए, तो भैया विस्तार से पुलिस बल में विस्तार प्रशिक्षण, इनकी आवश्यकताओं को देखते हुए भैया क्या किया गया? सशस्त्र पुलिस बल प्रशिक्षण हेतु 1980 में इस संस्था की स्थापना करी गई है। और 1988 में प्रशिक्षण संस्था को महाविद्यालय का दर्जा भी दिया गया है। साथ ही साथ 2003 में इस संस्था को नाम रुस्तम जी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय का नाम दे दिया गया। वर्तमान में संस्था प्रमुख के पद पर पुलिस महानिरीक्षक यहां पर पदस्थ होते हैं, याद रखिएगा। चलिए
हेल्पलाइन नंबरों की बात करें तो ये कई बार पूछे गए नंबर हैं। पुलिस का सबको याद होता है, 100 दबाओ पुलिस बुलाओ, है कि नहीं? जी हाँ। 101 अग्निशामक के लिए होता है, अग्नि अगर कहीं लग जाए आग वगैरह तो बुझाने के लिए ये 101 पे कॉल लग सकते हैं। एम्बुलेंस के लिए 102 और 108, 108 ज्यादा फेमस है। ठीक है। महिला हेल्पलाइन नंबर याद रखना है 1090 है, ये कभी भी ऐसी कोई समस्या हो तो। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 है। ठीक है। तो ये सभी के सभी पुलिस प्रशासन से संबंधित हेल्पलाइन नंबर है। और इसी के साथ मध्य प्रदेश की हमने सारी की सारी प्रशासनिक व्यवस्था पे बहुत अच्छे से डिस्कस किया। हमने राज्यपाल की बात करी, हमने मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की बात कर ली, और जो भी सारे के सारे प्रशासक दल हैं जिनके लिए हमें बात करनी थी, सारी की सारी चीजों को हमने यहाँ पे डिस्कस कर। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें बची हुई है। जी हाँ, अभी हमने नेता प्रतिपक्ष की बात करी हुई है, लेकिन जो विधानसभा के प्रमुख हैं, है ना, और भी छोटे छोटे जो पद हैं जिनको अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, तो वो एक और वीडियो हम इस पर डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि ये वैसे भी लंबा है ना। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, दोस्तों पे शेयर जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश की पूरी तैयारी होगी इसी चैनल पर, और इसका भाग 2 आने वाला है अगले वीडियो में। तो मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद।